कहानी शुरू होती है चीजें से जो एक ऑक्शन में बेची जा रही होती है। वहाँ बहुत से लोग खड़े होते हैं जो गुलामों को खरीदने आए थे। इसी बीच एक मिस्टीरियस पर्सन जिसका नाम एलायंस है वो चीजें को $5 मिलियन में खरीद लेता है। इसके बाद वो चीजें से कहता है अपनी आंखें बंद करो, और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है चारों तरफ घंटियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो किसी अजीब और अनजान जगह पर आ गई है। चीजें हैरान होकर पूछती है ये कौन सा जगह है। तब एलायंस उसे बताता है कि ये लंदन है और अब से यही तुम्हारा घर है। इसके बाद एलायंस जबरदस्ती चीजें को ड्रेस पहनाता है और उसे बाथरूम में बंद कर देता है। फिर वहाँ अचानक से कुछ छोटी छोटी परियां आ जाती हैं और वो चीजें से कहती हैं जल्दी बाहर आओ। जब चीजें बाहर आती है तो देखती है कि टेबल पर डिनर पहले ही रखा हुआ है। चीजें उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों खरीदा। तब एलायंस उसे बताता है कि क्योंकि तुम एक स्लेबाग हो। चीजें उससे पूछती है स्लेबाग इसका क्या मतलब है। एलायंस उसे बताता है कि स्लेबाग वो होते हैं जो जादू और ताकत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एलायंस उसे एक स्टोन पहनाता है और कहता है ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। फिर वो सिल्वर से कहता है कि चीजें को बेडरूम में ले जाओ और चीजें वहां जाकर सो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में रात को अचानक खिड़की के पास एक परी आ जाती है और वो चीजें को अपने साथ खेलने के लिए कहती है और ये सब एलायंस देखता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। परी चीजें को एक पोर्टल के पास ले जाती है और कहती है अगर तुम इस पोर्टल में कदम रखोगी तो तुम्हें अपनी असली पहचान का पता चलेगा। लेकिन चीजें मना कर देती है क्योंकि एलायंस ने उसे अपना परिवार कहा था। तभी एलायंस वहां आ जाता है और परी को भगा देता है। फिर वो चीजें को अपनी बाहों में उठाता है और उसे प्रपोज कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और चीजें अपनी आंख खोलती है और देखती है कि वो अभी भी एलायंस के घर में ही है। तभी वहाँ सिल्वर आती है और उसे एलायंस के पास ले जाती है। एलायंस उसे कहता है तुम 2 दिन से सो रही हो, और चीजें हैरान होकर कहती है क्या 2 दिन। एलायंस फिर उसे सिल्वर के बारे में बताता है कि सिल्वर का असली नाम सिल्की है। वो मेरी पड़ोसन है और घर के सारे काम करना उसे पसंद है जैसे कुकिंग, क्लीनिंग और लॉन्ड्री। यहाँ तक कि जो शर्ट तुमने पहनी है वो भी सिल्की ने ही सिली है। चीजें को ये सब सुनकर थोड़ी हैरानी होती है और इसके बाद एलायंस उसे मेडिकल शॉप पे ले जाता है। रास्ते में वो अपना चेहरा एक ब्यूटीफुल इंसान जैसा बना लेता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। चीजें उससे कहती है तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी। एलायंस कहता है कुछ लोग मेरी असली शक्ल देखकर डर सकते हैं। अब मेडिकल शॉप में चीजें की मुलाकात एक अनोखी लड़की से होती है जिसका नाम एंजेला होता है। एंजेला कहती है ओह तो तुम ही हो जिसे एलायंस ने खरीदा था। चीजें कहती है हाँ। तब एंजेला उसे कहती है कहीं उसने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं की। चीजें कहती है उसने मुझे जबरदस्ती नहलाया और प्रपोज किया। ये सुनने के बाद एंजेला गुस्से में आ जाती है और एलायंस को मारकर कमरे के बाहर कर देती है। इसके बाद चीजें से बात करते हुए एंजेला अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम एंजेला है और मैं क्राफ्ट आर्टिफिशियल हूँ, यानी मैजिक का इस्तेमाल करके मैं चीजें बना सकती हूँ। इसके बाद एंजेला चीजें को मैजिक के बारे में समझाते हुए कहती है कि दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक कॉमन लोग और एक मैजिस। मैजिस वो होते हैं जो नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैजिक इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो नेचर को पूरी तरह तोड़ सकते हैं और उसे नया रूप दे सकते हैं। चीजें पूछती है तो क्या मैं भी मैजिक यूज कर सकती हूँ। तब एंजेला कहती है चलो देखते हैं। इसके बाद एंजेला अपने असिस्टेंट जो को बुलाती है और चीजें को एक मैजिक क्रिस्टल देती है। एंजेला कहती है इस पर अपना फेवरेट फ्लावर सोचो और इससे तुम्हारी मैजिक एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद चीजें अपनी आंखें बंद करती है और बचपन की यादों में खो जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि आधा कमरा पूरे फूलों के बगीचे से भर चुका था। एंजेला ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारी पावर तो कमाल की है। चीजें खुद ये सब देखकर चौंक जाती है और तभी एलायंस बोलता है अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी असली पहचान बताई जाए कि तुम एक स्लेबाग हो। अब नेक्स्ट सीन में रास्ते में एलायंस चीजें के माँ बाप के बारे में पूछता है। तब चीजें उसे बताती है कि मुझे अपने फादर के बारे में कुछ नहीं पता और मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। ये सुनने के बाद एलायंस कुछ देर तक चुप रहता है और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। उसके बाद जब दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि साइमन नाम का एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था। साइमन कहता है अगर तुम्हें कभी एलाई से कुछ दिक्कत हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। चीजें को ये बात थोड़ी अजीब लगती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद साइमन एलाइस को एक चिट्ठी देता है। साइमन कहता है इसमें एक टास्क लिखा है, उम्मीद है तुम इसे जरूर पूरा करोगे। एलाइस थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन वो फिर भी हाँ कह देता है। इसके बाद वो साइमन के बनाई हुई दवाइयां लेता है ताकि वो गाँव वालों में बांट सके। इसके बाद चीजें और एलाइस एक जगह पे जाते हैं जो था ड्रैगन आइलैंड। ये जगह ड्रैगन के आखिरी घर के रूप में जानी जाती है और एलाइस को यहाँ एक खास मिशन पूरा करना था। चीजें कहती है हम यहाँ क्यों आए हैं। तब एलाइस उसे बताता है कि मुझे यहाँ एक प्राचीन ड्रैगन के बारे में पता लगाना है। लेकिन तब एक विशाल ड्रैगन तेजी से उड़ता हुआ आता है और चीजें को अपने पंजों में पकड़कर उठा ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन के ऊपर एक मिस्टीरियस पर्सन बैठा होता है और वो चीजें को ही देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एक यूथफुल में जिसका नाम लिंडल था वो चीजें को ड्रैगन आइलैंड ले आता है और जब लिंडल ड्रैगन को उसे छोड़ने को बोलता है तो वो ड्रैगन चीजें को पानी में फेंक देता है और जैसे ही वो बाहर आती है उसे एक बूढ़ा ड्रैगन दिखाई देता है जिसका नाम अंकल नेविन था। उसके बाद एलाइस भी वहाँ पहुंच जाता है और चीजें को पूरा भीगा हुआ देखकर उसे मैजिक से सुखा देता है। फिर वो चीजें को बताता है कि लिंडल ड्रैगन का केयर टेकर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्रैगन्स को ह्यूमंस की नजरों से छुपा कर रखे। इसके बाद लिंडल एलाइस से एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था। लिंडल कहता है तुम्हारे लिए एक जरूरी मैटर है लेकिन जब तक मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तब तक चीजें ड्रैगन के बेबीज के साथ खेल सकती है। जिसके बाद चीजें 3 छोटे ड्रैगन्स के साथ खेलने लगती है। तभी वो उसे बताते हैं कि अंकल नेविन जल्दी ही ट्री में बदलने वाले हैं और ड्रैगन के बेबीज ये भी बताते हैं कि जब कोई ड्रैगन मरता है तो वो ट्री में बदल जाता है। ये सुन के चीजें दुखी हो जाती है। तब अंकल नेविन उससे कहते हैं कि हमारे पास ह्यूमंस की तरह कोई रिग्रेट नहीं होता, हम खुशी से जाते हैं। उनकी बातें सुन के चीजें को अपने बीते हुए कल के बारे में याद आ जाता है जब वो इतनी अकेली थी कि वो सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी। अंकल नेविन जो चीजें के मेमोरीज को देख सकते हैं वो उसे दिलासा देते हैं। अंकल नेविन कहते हैं अगर तुमने उस समय अपनी जान देती होती तो तुम आज एलाइस से नहीं मिल पाती। फिर अपने आखिरी पलों में नेविन चीजें को अपने उड़ने वाली यादें दिखाते हैं और फिर धीरे धीरे एक विशाल ट्री में बदल जाते हैं। लेकिन जाने
से पहले वो चीजें को एक एडवाइस देते हैं कि तुम एक मेज यूजर हो और फ्यूचर में तुम्हें वांड की जरूरत पड़ेगी। चीजें नेमिन की बातों को याद रखती है और जब एलाइस उसके पास आता है तो वो दुखी होता है। एलाइस कहता है ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि शायद अब कोई नया ड्रैगन जन्म नहीं लेगा। इसके बाद वो दोनों घर लौटते हैं, लेकिन अचानक चीजें चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है और जब वो अपनी आंख खोलती है तो देखती है कि वो और एलाइस एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। चीजें कहती है हम कहाँ जा रहे हैं, तब एलाइस कहता है हम दूसरे टास्क के लिए जा रहे हैं। तभी एक काले रंग की बिल्ली यानी कैट मैसेंजर उनके पास आती है और कहती है कैट किंग तुम्हारा इंतजार कर रही है। कैट मैसेंजर चीजें को बताती है कि बिल्ली अपनी पहली और दूसरी जिंदगी में बोल नहीं पाती, लेकिन वो अपनी 7th लाइफ में बात कर सकती है और इसी दौरान चीजें को रियलाइज होता है कि वो एक स्पेशल लड़की है। उसके बाद ट्रेन से उतरकर चीजें और एलाइस कैट किंग से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चीजें एक मिस्ट्रियस औरत को देखती है और उसके बाद वो दोनों कैट किंग मॉली से मिलते हैं। मॉली कहती है हमारी कैट किंगडम को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि एलाइस उसे सॉल्व करे। लेकिन तभी वहाँ एक मिस्ट्रियस औरत आ जाती है और जैसे चीजें उसे देखती है एलाइस अचानक छिप जाता है। एलाइस कहता है मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है, मुझे इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। उसके बाद एलाइस वहाँ से चला जाता है और कैट किंग चीजें को कैट किंगडम के हिस्ट्री के बारे में बताने लगती है। मॉली उसे बताती है कि यहाँ बहुत समय पहले एक आदमी था जिसे कैट्स बहुत पसंद थी, लेकिन एक दिन पहले कैट किंग ने उसे मार डाला और अब उसकी सोल इस जगह में बुरी तरह फंसी हुई है और हम चाहते हैं कि एलाइस उसे प्यूरिफाई करे। लेकिन तभी वहाँ फिर से वही रहस्यमयी औरत प्रकट हो जाती है और वो चीजें को हवा में उठाकर पानी में फेंक देती है। उसके बाद पानी के अंदर चीजें को एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम मीना था और मीना एक स्पिरिट थी। मीना कहती है जब मेरी मौत हुई थी तब मेरा हस्बैंड पागल हो गया था और वो एक करप्टेड सोल बन चुका है। उसके बाद चीजें मीना से वादा करती कि वो उसे और उसके हस्बैंड को फ्री कर देगी। जब चीजें पानी से बाहर आती है तो एलाइस उसका वहाँ इंतजार कर रहा होता है। एलाइस कहता है हमें मैथ्यू की करप्टेड सोल को प्यूरिफाई करना होगा। नेक्स्ट दिन में रात को एलाइस और चीजें एक मैजिक स्पेल तैयार करते हैं। वो एरियल जो एक मैजिक स्पिरिट है उसकी मदद लेकर मैथ्यू की सोल को प्यूरिफाई करने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही चीजें मैथ्यू के करीब जाती है फिर से वही रहस्यमयी औरत उसे रोक देती है। तभी एक अनजान आदमी वहाँ प्रकट होता है और बोलता है मैथ्यू की सोल मेरी है। चीजें उस आदमी को घूर कर देखती है। तभी वो आदमी एक खुलासा करता है कि एलाइस ने तुम्हें तुम्हारी असली उम्र के बारे में नहीं बताया ना। चीजें शॉक्ड होकर पूछती है मतलब। वो कहता है तुम्हारी लाइफ बहुत शॉर्ट है, चीजें तुम बहुत जल्दी मरने वाली हो। और ये सुन के चीजें के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो रहस्यमयी औरत जिसका नाम एलिस है वो बताती है कि स्लेव बेगीज बहुत स्पेशल होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी कॉन्टिन्यूअस मैजिक जनरेट करती रहती है, लेकिन ऐसा करने से उनकी बॉडी में बहुत दर्द होता है और उनकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाती है। रेनफेरेड चीजें से कहता है अगर वो चाहे तो वो उसे फ्री कर सकते हैं, लेकिन चीजें मना कर देती है और कहती है जब तक एलाइस उसे नहीं कहेगा तब तक वो फ्री नहीं होगी। तभी वहाँ एलाइस आ जाता है और एलिस और रेनफेरेड को दूर रखता है ताकि चीजें अपनी किलिंग स्पेल परफॉर्म कर सके। इसके बाद चीजें एरियल और कैट उस करप्ट सोल के अंदर जाते हैं और उसकी मेमोरीज को देखते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि कई दिनों पहले एक कपल रहते थे जिनका नाम मैथ्यू और मीना था। वो मैच्योर थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तभी मीना की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस बात से मैथ्यू बहुत सैड रहता था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक एल्केमिस्ट आए हैं, तो वो उनसे हेल्प मांगने के लिए उनके पास जाता है। एल्केमिस्ट कहते हैं कि वो मीना को देखना चाहते हैं और जब वो उसे देखते हैं और हाथों से अनुमान लगाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल और जिएगी बस। ये सुन के मैथ्यू कहता है कि वो मीना को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तब वो सर्मथिक मेडिसिन का फॉर्मूला बताते हैं जिससे मीना ठीक हो सकती है, लेकिन उस मेडिसिन को बनाने के लिए एक जरूरी सामान चाहिए जो था बिल्लियों का खून। कुछ दिनों बाद मीना थोड़ी ठीक होने लगती है, लेकिन वो परेशान थी क्योंकि मैथ्यू कुछ दिनों से घर नहीं आया था। उसके बाद मीना जंगलों के अंदर जाती है और सुनती है कि एक घर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। जब वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि मैथ्यू ने सैकड़ों बिल्लियों को बंदी बनाया था और एक के बाद एक उन्हें मार रहा था, और ये सीन देखकर मीना शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद मैथ्यू कहता है कि उसने मीना के लिए मेडिसिन बनाया है बिल्लियों के ब्लड से, जिससे उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। तभी वही एल्केमिस्ट वहां आता है और मीना से कहता है कि अगर उसने एक बार इस मेडिसिन को पी ली तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैथ्यू जबरदस्ती मीना को मेडिसिन पिला देता है, लेकिन ठीक होने के बजाय उसकी बॉडी डिसॉल्व हो जाती है और वो मर जाती है। तब वो एल्केमिस्ट कहता है कि उसकी सोल मैनिपुलेशन टेस्ट फेल हो गई है। उसके बाद पहले कैट किंग आते हैं और मैथ्यू को मार डालते हैं। मीना बस इतना चाहती थी कि उसे और मैथ्यू को रिलीफ मिल जाए, क्योंकि मैथ्यू के करप्टेड सोल की वजह से ना वो स्वर्ग जा पा रहे हैं ना ही नर्क। उसके बाद लास्ट कैट किंग कहता है कि अब वो उनकी 9th क्लास में है और वो मीना को गाइड करने के लिए वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देगा। लेकिन चीजें फेरीज के पावर से मीना और मैथ्यू को पुनर्जन्म की ओर ले जाती है, जहां वो दोनों फिर से मिलते हैं। जब चीजें ये सब देखती है तो सोचती है कि उसके पास कितना टाइम बचा है। नेक्स्ट सीन में एलिस और रेनफ्रेड एलाइस को कहते हैं कि उसे चीजें की जरा भी परवाह नहीं है। इस पर एलाइस जवाब देता है कि उसका इरादा चीजें को मारने का नहीं है बल्कि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ाने का है। इसके बाद चीजें मैथ्यू की करप्टेड सोल को क्लीन करके वापस आ जाती है। उसके बाद रेनफ्रेड एलाइस को कहता है कि वो चीजें की पावर का सही इस्तेमाल करे, और ये कहकर जब वो लोग जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में वही एल्केमिस्ट दिखता है जिसकी वजह से मीना की डेथ हुई थी। इसके बाद चीजें दोबारा वीक हो जाती है क्योंकि उसने मैजिक का ज्यादा ही यूज कर लिया था। जिसके बाद एलाइस उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और चीजें एलाइस से पूछती है कि वो कब मरेगी। इस पर एलाइस जवाब देता है कि अगर कुछ भी ना किया गया तो वो सिर्फ 3 साल में मर जाएगी। लेकिन एलाइस फिर से कहता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे चीजें की लाइफ स्पैन बढ़ सकती है। चीजें एलाइस से कहती है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक वो एलाइस के पास ही रहेगी। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और 2 हफ्तों तक बेड रेस्ट पर रहती है क्योंकि उसके मैजिकल पावर्स खत्म होने की वजह से उसके फिजिकल फंक्शंस वीक हो गए थे। एलाइस उसे जंगल के बीच में रखता है क्योंकि नेचर में रहने से वो जल्दी रिकवर होगी। वहीं साइमन और बाकी लोग आते हैं क्योंकि चीजें 2 हफ्तों से गांव नहीं लौटी थी। चीजें को इस हालत में देखकर वो थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन एलाइस उन्हें कंफर्म कराता है कि वो कुछ ही देर में
ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ टाइटेनिया आती है जो फेरिस की क्वीन थी और वो अपनी मैजिकल पावर से साइमन को हवा में उड़ा देती है क्योंकि वो फॉरेस्ट गॉड की वर्शिप करता था। और इसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है जिसका नाम ओबेरॉन था। वो एक खुशमिजाज इंसान है और एलाइस को टीज करता है कि उसकी होने वाली वाइफ बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उसके बाद चीजें की कंडीशन थोड़ा सुधरती है और उसे देखकर किंग ओबेरॉन और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उड़ते ही एलाइस के पास चली जाती है बिना डरे। इसके बाद एलाइस कहता है कि वो कई दिनों से स्लीपिंग में थी और वो चीजें से पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है। चीजें जवाब देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद टाइटेनिया और ओबेरॉन एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। फिर एलाइस और चीजें घर लौटते हैं और रास्ते में उन्हें फादर साइमन दिखते हैं जो चीजें को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। चीजें एलाइस से कहती कि काश वो उसे 10 साल पहले मिली होती। इस पर एलाइस कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों फ्यूचर में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन में घर पहुंचने के बाद सिल्की चीजें को क्रिसमस पुडिंग खिलाती है। इसी दौरान पास के ग्रेवयार्ड में एक आदमी आता है और कहता है एजाबेल। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि रेनफ्रेड उसी अल्केमिस्ट के लिए काम करता है जिसका नाम होता है कार्टेफिलिस और उसी ने उससे कहा था कि मैथ्यू की सोल लाने को, लेकिन उसके फेलियर के कारण वो उसको वार्न करता है अगर वो दोबारा फेल हुआ तो वो उसकी अप्रेंटिस एलिस को एक्सपेरिमेंट में यूज करेगा। जिसके बाद हम चीजें को देखते हैं जो कि दवा बना रही होती है लेकिन गलती से वो स्लीपिंग पोर्शन बना देती है। दूसरी ओर एलाइस चीजें को बताता है कि उन्हें ग्रेवयार्ड जाना होगा क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों ने एक काले कुत्ते को देखा है। इसे ग्रीन भी कहा जाता है लेकिन जाने से पहले वो चीजें को एक रिंग देता है जिसे एंजेला ने बनाया था। वो बताता है कि ये रिंग उसके अंदर के मैजिक फ्लो को थोड़ा कम कर देगी लेकिन साथ में वो उसे चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि अगर तुम ज्यादा एक्साइटेड हो गए तो ये रिंग भी तुम्हारे पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अब नेक्स्ट सीन में चीजें और एलाइस गांव में पहुंचते हैं और लोगों से काले कुत्ते के बारे में पूछते हैं लेकिन तभी चीजें का ध्यान भटक जाता है और वो गलती से ग्रेव रेड में चली जाती है। लेकिन तभी एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है। वो उसे चबाही डालने वाला था लेकिन तभी एक अनजान आदमी आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद चीजें उसका हाथ देखती है और उसमें चोट लगी थी। तभी वो आदमी एक ग्रिम में बदल जाता है लेकिन वो अपने चोट के कारण वहां से भाग नहीं पाता और जब चीजें गौर से देखती है तो महसूस करती है कि उसे किसी ने काटा है। वो सोचती है कि शायद मर्डर इसने नहीं किया होगा। तभी वहाँ एलिस आ जाती है और ग्रीन की मांग करती है लेकिन चीजें कहती है जब तक तुम मुझे सही रीजन नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें ग्रीन नहीं दूंगी। जिसके बाद एलिस फोर्सफुली ग्रीन लेने की कोशिश करती है और चीजें के पास कोई चारा नहीं होता। फिर वो चालाकी से अपने स्लीपिंग पोर्शन एलिस के चेहरे पे फेंक देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में चीजें को पता चलता है कि ग्रीन का असली नाम यूरिस है और वो बताता है कि उसे याद नहीं कि उसे किसने घायल किया था। कुछ देर बाद वो सो जाता है और वो अपनी बचपन की यादों में खो जाता है और वो सपने में अपनी बहन इजाबेल को भी देखता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इजाबेल के बाल भी चीजें की तरह लाल थे और इसी वजह से सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। जिसके बाद यूरिस चीजें से कहता है तुम मेरी बहन की याद दिलाती हो। चीजें उससे पूछती है अब वो कहाँ पर है, जिसपे यूरिस उदास होकर जवाब देता है कि इजाबेल अब जमीन के नीचे है। ये सुनने के बाद चीजें समझ जाती है कि इजाबेल अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद जब एलिस उठती है तो देखती है कि उसे रस्सियों से बांध दिया गया है। चीजें उसे पूछती है कि उसे यूरिस क्यों चाहिए, जिसपे एलिस जवाब देती है कि वो उसे कैमरा बनाना चाहते हैं। चीजें शौक होकर पूछती है कैमरा, मगर क्यों? एलिस उसे बताती है कि ये सब एक लड़के के कहने पर हो रहा है। उसी ने उसके मालिक का एक हाथ काट लिया और चर्च के पास एक औरत की हत्या कर दी। तभी वहाँ कैटेफिलस आ जाता है और चीजें पर हमला कर देता है और ये देखने के बाद एलाइस अपने असली रूप में आ जाता है और पूरा माहौल इंटेंस हो जाता है। उसके बाद यूरिस चीजें को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती। तभी चीजें यूरिस की एक पुरानी यादें देखने लगती है और वो देखती है कि उसकी बहन इजाबेल एक्सीडेंट में मर गई थी लेकिन यूरिस उस इवेंट को अभी तक नहीं भुला पाया है। लेकिन चीजें अचानक से जागती है और देखती है कि एलाइस ने उस कैमरा को मार डाला है। उसके बाद रेनफ्रेड वहाँ आता है और उस लड़की को गोली मार देता है। उसके बाद यूरिस आखिरकार मान लेता है कि उसकी बहन इजाबेल अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो चीजें को अपना मास्टर मान लेता है और ये सुन के चीजें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अचानक फिर से वहाँ कैमरा आ जाता है और इस बार यूरिस खुद उस कैमरे को खत्म कर देता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़का ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे कभी ना मरने वाली ताकत मिली थी लेकिन उसकी बॉडी में बहुत पेन होता था और इस पेन से छुटकारा पाने के लिए वो ये सब कर रहा था। इसके बाद विलोडा और ब्लू फ्लेम की सोल को आफ्टर लाइफ में भेज दिया जाता है। उसके बाद एलिस और रेनफ्रेड अलविदा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है कि चीजें ने अब यूरिस का नाम बदल के रूथ रख दिया था। अब नेक्स्ट सीन में एलाइस इवेंट के बाद अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर देता है और वो किसी से मिलता भी नहीं। चीजें और रूथ उसका कमरे के बाहर इंतजार करते हैं लेकिन वो उनसे भी नहीं मिलता। ऐसे में सिल्वर उन्हें शॉपिंग पर भेज देती है ताकि वो उनका ध्यान भटका सके। रास्ते में उनकी मुलाकात एंजेला से होती है जो चीजें की तबीयत के बारे में पूछती है, जिसपे चीजें झूठ बोल देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन रूथ सबको सच बता देता है कि चीजें ने मैजिक का जोर से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया और वो बहुत ही ज्यादा थक गई है। ये सुनने के बाद एंजेला नाराज हो जाती है और वो चीजें को समझाती है कि उसे जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद मांग लेनी चाहिए। उसके बाद एंजेला पूछती है कि एलाइस उसका अच्छे से ध्यान रख रहा है कि नहीं। जब चीजें कहती है कि वो उसका अच्छे से ध्यान रख रहा है तो एंजेला उसे सलाह देती है कि वो उस पर पूरी तरह
डिपेंडेंट ना रहे, वो खुद को मजबूत बनाए। दूसरी ओर एलाइस अपनी ट्रू फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन जब चीजें उसे कहते कि उसे डर नहीं लग रहा तो एलाइस को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। उसके बाद रात को एलाइस चीजें को खाने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद अगली सुबह वो चुपचाप कहीं चला जाता है और चीजें के लिए एक लेटर छोड़ देता है। लेकिन चीजें उसे बिना पढ़े ही रुथ के साथ एलाइस को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जब उन्हें एलाइस नहीं मिलता तो वो फादर साइमन के पास जाते हैं लेकिन उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। उसके बाद वो एक फेरी से मिलते हैं जिसका नाम लीलन होता है। लीलन एक अच्छे इंसान जॉल के साथ घर में रहती है और जॉल उसे देख नहीं पाता, इसलिए वो सिर्फ चीजें और रुथ को ही नजर आती है। जॉल चीजें और रुथ को अपने घर में बुलाता है और उन्हें एक कहानी सुनाता है कि जब वो जवान था तब उसने एक पल के लिए बहुत ही सुंदर लड़की देखी थी लेकिन वो कभी उसे दोबारा नहीं मिल पाया। उसके बाद चीजें को एहसास होता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लीलन होती है। वो लीलन से पूछती है कि वो और जॉल पास क्यों रहते हैं, तब वो उसे बताती है कि एक फेरी और इंसान कभी साथ नहीं रहते हैं लेकिन वो फिर भी उसकी देखभाल करती है। तभी अचानक जॉल एक सेकंड के लिए उसे देख पाता है। इस पर लीलन खुश हो जाती है और चीजें को गले लगाकर उसको थैंक यू कहती है। इसके बाद वो चीजें को किस करती है और कहती है कि उसे फिर से जॉल से मिलने के लिए आना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में एलाइस अभी गायब होता है और जब चीजें उसे ढूंढती है तो वो उसे अकेला पाती है। चीजें उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि वो उसे सवाल नहीं पूछती, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके बारे में जानना ही नहीं चाहती। तभी एक फैमिलियर आता है और लिंडल का संदेश लाता है और उसमें लिखा होता है कि लिंडल चाहता है कि चीजें ड्रैगन आइलैंड में आए। अब नेक्स्ट सीन में चीजें लिंडल से पूछती है कि उसने उसे ड्रैगन आइलैंड में क्यों बुलाया। इस पर लिंडल जवाब देता है कि उसे पता चला है कि चीजें अपनी मैजिक को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता है बस। इस पे चीजें थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन रुथ के साथ वहां जाने का फैसला कर लेती है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो लिंडल उसे एक खास लकड़ी चुनने के लिए कहता है जिसे वो एक वॉर्ड बनाएगी। उसके बाद चीजें बैठकर लकड़ी तराशने लगती है लेकिन इस बीच सिल्वर घर पर कहती है कि भले चीजें ज्यादा शरारती नहीं थी लेकिन उसके बिना घर सूना सूना लगता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एलाइस पहली बार लिंडल से मिला था। वो एक बर्फीले जंगल में बेहोश मिला था और जब वो जागा तो उसे अपनी याददाश्त का कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं, और उसे सिर्फ एक चीज याद थी जो था लाल रंग। लिंडल उसे अपने गुरु के पास ले जाता है जो उसे पूछते हैं कि उसे आखिरी बात क्या याद है, लेकिन एलाइस कुछ भी नहीं बता पाता। इस पर वो उसे समझाते हैं कि जब उसे याद होना होगा तो वो खुद ब खुद याद आ जाएगा। फिर वही उसे एलाइस नाम देते हैं। उसके बाद हमें लिंडल की खास शक्तियों के बारे में पता चलता है कि वो सिर्फ छूकर किसी भी चोट को ठीक कर सकता है लेकिन वो चोट जानलेवा नहीं होनी चाहिए, और वो बर्ड से बात कर सकता है और उनसे अपनी मंजिल का रास्ता पूछ सकता है। नेक्स्ट सीन में लिंडल चीजें को एलाइस के अतीत के बारे में बताता है। एलाइस को अपना अतीत याद नहीं था, उसे नहीं पता था कि वो कौन है और वो कहां से आया है। लिंडल ने उसे अपने गुरु के पास ले जाने का फैसला किया ताकि उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिल सके। जब वो लोग गांव में गए तो वहां के लोग एलाइस को अजीब और डरावने रूप में देखकर घबरा गए और लिंडल पर हमला कर दिया। इस पर एलाइस ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और इससे पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और जरूरत पड़ने पे वो खतरनाक भी हो सकता है। लिंडल ने समझाया कि एलाइस को इंसानों के करीब जाना चाहिए ताकि वो उनके जज्बातों को समझ सके। एलाइस इंसानों की भावनाओं को महसूस कर सकता था लेकिन उन्हें ठीक से समझ नहीं पाता था। अब कहानी वापस चीजें पर आती है और लिंडल उसके लिए एक खास जादुई छड़ी बना रहा होता है जिसे वो अपने मैजिक को ठीक से कंट्रोल कर सके। इस दौरान चीजें की मुलाकात नेविन की आत्मा से होती है। नेविन एक बुद्धिमान और पुराना ड्रैगन था जिसकी आत्मा अभी भी चीजें के साथ जुड़ी हुई थी। नेविन चीजें को समझाता है कि उसे खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसकी जादुई शक्ति कोई बोझ नहीं बल्कि एक खास तोहफा है। और ये सब बातें सुन के चीजें के अंदर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। जब लिंडल की बनाई हुई जादुई छड़ी तैयार हो जाती है तो चीजें उसका इस्तेमाल करके एलाइस के पास जाने का फैसला करती है। वो आग की आत्माओं की मदद से फिनिक्स में बदल जाती है और वो उड़ते हुए अपने घर लौट जाती है। अब उसके बाद हमें बताया जाता है कि चीजें अब पहले से बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुकी है, साथ ही उसकी और एलाइस की बॉन्डिंग पहले से और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में चीजें और एलाइस अपनी यात्रा खत्म करके घर वापस लौट आते हैं। घर लौटने के बाद चीजें अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त हो जाती है। वो ऊनी कीड़ों की ऊन काटती है जो घर में कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। एलाइस चीजें से कहता है कि जब वो दूर थी तो उसे घर बहुत खाली और ठंडा लग रहा था। इससे चीजें को एहसास होता है कि एलाइस उसके बिना बहुत अकेला महसूस करता है और उसकी मौजूदगी उसके लिए बहुत मायने रखती है। बातों बातों में चीजें एलाइस को अपने बचपन के बारे में बताती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे जिससे वो बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करती थी। एलाइस को ये सुन के काफी दुख होता है और वो चीजों को प्रोटेक्ट और हैप्पी रखने की कोशिश करता है। उसके बाद हम लास्ट सीन में देखते हैं कि एक मिस्टीरियस पर्सन उनके जीवन में आता है और ये नया पर्सन उनके जीवन में क्या बदलाव लाएगा ये अभी साफ नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीजें को एक मैजिकल फॉक्स का खाल दिया जाता है और जब वो उसे पहनती है तो एक सुंदर फॉक्स में बदल जाती है। फॉक्स बनने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा हल्का और आजाद महसूस होता है। वो जंगल की ओर भाग जाती है और पेड़ों के बीच दौड़ते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन ये आजादी ज्यादा देर तक नहीं रहती। एलाइस चीजें को ढूंढने के लिए निकलता है और उसे समझाता है कि ये बदलाव उसके लिए अच्छा नहीं है। वो कहता है कि अगर वो ज्यादा देर तक फॉक्स बनी रही तो शायद फिर वो इंसान नहीं बन पाएगी। चीजें उसकी बात समझ जाती है और वापस अपने असली रूप में लौट आती है। इसके बाद चीजें एक परी जिसका नाम लिलिन है वो उससे मदद मांगती है। रात को लिलिन एक इंसान जॉल
से प्यार करती है, लेकिन समस्या ये है कि जोल उसे देख नहीं सकता था। अब जोल बीमार है और मरने वाला है, इसलिए लिलियन चाहती है कि वो मरने से पहले कम से कम उसे एक बार देख तो सके। अब नेक्स्ट सीन में चीजें एक खास जादुई मरहम बनाती है और उसे जोल पे लगा देती है। इसके बाद जोल पहली बार लिलियन को देख पाता है। उसके बाद दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और साथ में समय बिताते हैं, लेकिन आखिरकार जोल की मौत हो जाती है और इससे लिलियन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद चीजें को पहली बार ये एहसास होता है कि उसकी जादुई शक्तियां दूसरों के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती हैं। साथ ही वो ये भी समझने लगी थी कि प्यार और बिछड़ने का दर्द कैसा होता है। जिसके बाद चीजें ने पहले बहुत मैजिक इस्तेमाल किया था, जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया था। अब वो अनकॉन्शियस हो जाती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद एलाइस जो चीजें का केयर करता है उसे फेरी किंगडम में ले जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात सेनन से होती है। सेनन एक चेंजलिंग है और वो चीजें का इलाज करती है और कहती है मैं तुम्हारे शरीर को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल का जो इमोशनल पेन है वो तुम्हें खुद ठीक करना होगा। उसके बाद चीजें को समझ आ जाता है कि सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, उसे अपने माइंड और सोल को भी ठीक करना होगा। उसके बाद हमें सिल्की की कहानी दिखाई जाती है। सिल्की पहले एक बांसी थी, वो पहले अकेले भटकती थी और दुखी रहती थी। फिर उसे एलाइस का घर मिला जहाँ वो हाउस स्पिरिट बन गई। फिर वो घर की देखभाल करने लगी और चीजें को अपनी बेटी की तरह मानने लगी। जब चीजें बीमार हो गई तो सिल्की बहुत ही ज्यादा वरी हो गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें क्रिसमस का सीन दिखाया जाता है। एलिस जो रेनफ्रेड की अप्रेंटिस है वो चीजें से हेल्प मांगती है। वो रेनफ्रेड के लिए एक अच्छा गिफ्ट खरीदना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या ले। उसके बाद चीजें उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों मार्केट जाते हैं। रास्ते में एलिस अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगती है कि वो पहले बहुत ही ज्यादा गरीब थी और उसके माता पिता उसकी केयर नहीं करते थे। उसके बाद वो बैड पीपल के साथ रहने लगी और क्राइम करने लगी, लेकिन फिर रेनफ्रेड ने उसे बचाया। उसने एलिस को रॉन्ग पाथ से निकालकर राइट डायरेक्शन में बढ़ने का मौका दिया। उसके बाद एलिस को पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसकी केयर करता है। जिसके बाद मार्केट में घूमते हुए एलिस को लगता है कि रेनफ्रेड के लिए कोई अच्छा तोहफा कोई एक्सपेंसिव थिंग नहीं बल्कि लव एंड केयर है। लेकिन आखिरी में वो एक स्कार्फ खरीदती है ताकि रेनफ्रेड को कोल्ड से आराम मिले। अब नेक्स्ट सीन में चीजें पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही है और उसने अपने अंदर के डर को एक्सेप्ट करना सीख लिया है और अब वो अपनी पावर को समझने और सही तरीके से यूज करने की कोशिश कर रही है। सेनन से मिलने के बाद उसे एहसास होता है कि केवल फिजिकल हीलिंग ही नहीं बल्कि इमोशनल और मेंटल बैलेंस भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और अब वो मैजिक और इस दुनिया के रूल्स को समझने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान जोसेफ नाम का एक मिस्टीरियस पर्सन चीजें के सामने आता है। वो एक इमोर्टल व्यक्ति था जो ह्यूमंस पर डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। जोसेफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में राइट और रॉन्ग जैसी कोई चीज नहीं होती, उसके अनुसार केवल पावर ही सब कुछ तय करती है। चीजें को जोसेफ पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो फिर भी देख पाते कि वो भी अपने अंदर किसी तरह के पेन को छुपा रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रुथ और एलाइस चीजें की सेफ्टी के लिए चिंतित हैं। एलाइस को डर है कि चीजें अभी भी वीक है और जोसेफ जैसा डेंजरस पर्सन उसे हार्म पहुंचा सकता है। रुथ को एहसास होता है कि चीजें अब पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गई है। अब वो भागने वाली लड़की नहीं रही बल्कि वो अपनी ताकत को पहचान रही है। एलाइस चीजें को ज्यादा बाहर जाने से रोकना चाहता है, लेकिन चीजें अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगी है और वो खुद अपने डिसीजन लेना चाहती है। लेकिन एक दिन जब चीजें अकेली होती है तो जोसेफ उसे पकड़ लेता है और अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। जोसेफ कभी एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन उसने खुद को इमॉर्टल बनाने के लिए डार्क मैजिक का यूज किया। लेकिन अब वो अपनी इमॉर्टलिटी से परेशान हो चुका है और उससे छुटकारा पाना चाहता है। वो चीजें को ये दिखाने की कोशिश करता है कि राइट और रॉन्ग में कोई फर्क नहीं होता बल्कि पावर मायने रखती है। लेकिन चीजें जोसेफ की बातों में नहीं आती और अपने रास्ते पर चलने का फैसला करती है। नेक्स्ट सीन में जब एलाइस को पता चलता है कि जोसेफ ने चीजें को पकड़ लिया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एलाइस को एहसास होता है कि वो चीजें से बहुत ही ज्यादा अटैच हो चुका है और उसे खोने का फियर उसे सताने लगता है। उसके बाद वो जोसेफ को सबक सिखाने के लिए उसकी तलाशी में लग जाता है। नेक्स्ट सीन में एलाइस का गुस्सा पहले से बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है, लेकिन चीजें उसे रोकने की कोशिश करती है। जब चीजें जोसेफ से दोबारा मिलती है तो वो समझ पाती कि वो केवल अकेला विलेन नहीं है बल्कि एक खुद विक्टिम है। जोसेफ को कभी भी ट्रू लव और अपनापन नहीं मिला था। उसने इमॉर्टलिटी तो हासिल कर ली, लेकिन अब वो अकेला फील करता है। वो चाहता है कि कोई उसे समझे, लेकिन वो अपने रॉन्ग पाथ से बाहर नहीं निकल पा रहा। चीजें को समझ आता है कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने फ्यूचर को सुधार सकते हैं। जिसके बाद जोसेफ के इस टकराव के बाद एलाइस को ये सीख मिलती है कि वो अपनी इमोशन को ओपनली एक्सप्रेस कर सकता है। पहले वो चीजें को सिर्फ एक यूजफुल कंपेनियन मानता था, लेकिन अब वो समझ जाता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। चीजें भी महसूस करती कि एलाइस केवल एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ऐसा बीइंग है जो लव करना सीख रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों का बॉन्ड पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उसके बाद चीजें पहले से ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बन गई है। उसने अपने बीते हुए कल से सीखा है कि केवल दूसरों पर डिपेंड रहने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद स्ट्रांग बनना होगा। पिछले बैटल में उसने जो डार्क मैजिक एब्जॉर्ब किया था उसके साइड इफेक्ट्स अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। उसके लेफ्ट आर्म में लगातार पेन हो रहा है और वो पूरी तरह उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एलाइस चीजें के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया और वो चाहता है कि चीजें मैजिक का कम यूज करे ताकि उसकी हेल्थ और भी ज्यादा खराब ना हो। लेकिन चीजें को ये पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि एलाइस उसे रोक रहा है जबकि वो अपने पावर्स को मास्टर करना चाहती है। एलाइस चीजें को समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने ज्यादा मैजिक यूज किया तो उसकी बॉडी और भी ज्यादा कमजोर हो सकती है। चीजें को लगता है कि वो खुद को कमजोर नहीं बना सकती, उसे अपने फियर का सामना करना
करना होगा। इससे दोनों के बीच में टेंशन बढ़ जाती है और इसी दौरान ओबेरॉन चीजें को अपने किंगडम में बुलाता है। टाइटेनिया और ओबेरॉन उसे बताते हैं कि अगर वो फेरी किंगडम में रहे तो उसकी इलनेस ठीक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब होगा कि वो ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़ देगी और कभी वापस नहीं आ पाएगी। उसके बाद चीजें को एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना होता है, क्या वो अपनी बीमारी ठीक करने के लिए सब कुछ छोड़ सकती है। फिर वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और तय करती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल करेगी। अब नेक्स्ट सीन में जोसेफ वापस आ जाता है और इस बार वो चीजें के सामने एक चैलेंज लेकर आया होता है। जोसेफ चाहता है कि चीजें उसकी मोटिलिटी को शेयर करे ताकि वो अकेला फील ना करे। वो चीजें के अंदर की वीक इमोशंस का यूज करके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। जोसेफ बताता है कि इमोर्टलिटी उसके लिए एक कर्स बन चुकी है। उसने डार्क मैजिक का यूज कर खुद को इमोर्टल बना लिया है, लेकिन अब वो उसे थक चुका है। वो बस इतना चाहता है कि चीजें भी इमोर्टल बन जाए ताकि वो अकेला ना रहे। अब नेक्स्ट सीन में एलाइस चीजें को बचाने के लिए एक खतरनाक रास्ता अपनाने का सोचता है। वो चीजें के लिए एक डार्क मैजिक यूज करने का प्लानिंग करता है, लेकिन जब चीजें को ये पता चलता है तो वो एलाइस को रोकती है और कहती है कि हर समस्या को डार्क मैजिक से सॉल्व नहीं किया जा सकता। जिसके बाद एलाइस और चीजें के बीच एक बहुत ही बड़ा आर्गुमेंट होता है। एलाइस को समझ आता है कि चीजें अब पहले से बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गई है और वो खुद अपने डिसीजन ले सकती है। चीजें भी समझाते कि एलाइस का फियर उसके लिए नहीं बल्कि खुद एलाइस के अकेलेपन के कारण है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चीजें और एलाइस दोनों मिलते हैं विचेस यानी चुड़ैल के ग्रुप से। असल में एलाइस चीजें की लाइफ बचाना चाहता है क्योंकि चीजें के ऊपर दो डेंजरस कर्स लग चुके हैं। पहला ड्रैगन कर्स और दूसरा उसके हाथ पर मैजिक का कर्स। ये दोनों कर्स उसकी लाइफ धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इसलिए एलाइस चीजें को मारियल के पास ले जाता है जो कि एक विच है, और मारियल एलाइस और चीजें को ले जाती है अपनी लीडर फिलिस के पास। फिलिस को देखकर एलाइस को उम्मीद होती है कि शायद वो लोग चीजें की कर्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फिलिस साफ मना कर देती है। फिलिस कहती है कर्स को कम्प्लीटली खत्म करना इम्पॉसिबल है और मैं खुद एक कर्स से परेशान हूँ जो मुझे धीरे धीरे मार रहा है। एलाइस ये सब सुन के डर जाता है और उसे डर लगने लगता है कि अगर चीजें की लाइफ खत्म हो गई तो वो अकेला रह जाएगा। बस इसी डर में आके एलाइस एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो स्टेला नाम की एक लड़की को किडनैप कर लेता है, क्योंकि एलाइस सोचता है कि अगर वो चीजें की लाइफ को बचाना चाहता है तो वो किसी की लाइफ की फोर्स चाहिए, और उसे लगता है कि स्टेला का यूज करके वो चीजें की लाइफ बचा सकता है। जब चीजें को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। चीजें डिसाइड करती है कि वो स्टेला को बचा कर रहेगी चाहे सामने एलाइस ही क्यों ना हो। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चीजें एलाइस के सामने खड़ी होती है स्टेला को बचाने के लिए। उसके बाद वो स्टेला को लेकर भाग जाती है और एक रोड के सामने खड़ी हो जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि वो स्टेला नहीं बल्कि जोसेफ होता है और वो चीजें को किडनैप कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीजें बेहोश थी और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे पास में ही स्टेला भी बेहोश पड़ी हुई मिलती है। जोसेफ चाहता था कि चीजें अपना ड्रैगन वाला हाथ उसे दे दे क्योंकि उस हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर होता है, और इसी के लिए वो स्टेला को उसका इमोशनल वेपन बना लेता है। जोसेफ चीजें के माइंड के अंदर जाके उसे उसके पास्ट की पेनफुल मेमोरीज दिखाने लगता है। यहाँ हमें चीजें के बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है। उसकी मॉम कितनी परेशान रहती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और मेंटल स्ट्रेस की वजह से उसकी मॉम डिप्रेशन में चली गई थी, और एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ उसकी मॉम चीजें को मारने की कोशिश करने लगी क्योंकि वो उसे बोझ समझने लगी थी। लेकिन आखिरी मोमेंट पर उसकी मॉम ने खुद को संभाल लिया और उसे छोड़कर चली गई। ये सब देखने के बाद चीजें समझ जाती कि उसकी मॉम भी इंसान थी और वो उसे नफरत नहीं करती थी, बस उनका समय ही खराब चल रहा था। चीजें अपने दर्द, पास्ट और गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ उसके अंदर एक नई स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसके बाद चीजें डिसाइड करती है कि वो जोसेफ से फाइट करेगी और अपने और स्टेला की रक्षा करेगी। जिसके बाद चीजें और जोसेफ आमने सामने होते हैं। जोसेफ अभी चीजें का ड्रैगन वाला हाथ पाना चाहता है ताकि वो अपने दर्द और तकलीफ से छुटकारा पा सके। जिसके बाद चीजें को जोसेफ का पास्ट दिखाया जाता है। जोसेफ का भी एक ग्रेव डिगर था यानी कब्र खोदने वाला। फिर उसे एक इंसान मिलता है जो कि अमर होता है, लेकिन वो हर वक्त दर्द में जी रहा था। जोसेफ उस पर्सन की हेल्प करना चाहता था लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। बाद में जोसेफ उस पर्सन के साथ मिल गया यानी दोनों का शरीर और दर्द एक हो गया। तभी से जोसेफ इमॉर्टल बन गया, लेकिन वो लगातार सफरिंग में जी रहा था। दूसरी तरफ एलाइस और रुथ चीजें को ढूंढते हुए आ रहे थे और एलाइस बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो चीजें की टेंशन में अपना कंट्रोल खो बैठा था। स्प्रीगन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एलाइस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ चीजें और जोसेफ के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जोसेफ उसे इमोशनल और मेंटल टॉर्चर कर देता है पास्ट याद दिलाकर, लेकिन चीजें अब पहले से स्ट्रॉन्ग है, उसने अपने दर्द और पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद एलाइस और रुथ वहां आ जाते हैं और अब फाइनल बैटल का टाइम आ चुका था। जिसके बाद चीजें और जोसेफ में फाइट शुरू हो जाती है और जोसेफ बार बार चीजें से पूछता है तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है। चीजें कहती है क्योंकि मैं तुझे तेरी गलती का एहसास दिलाना चाहती हूँ। जोसेफ बताता है कि मैं इमॉर्टल हूँ यानी मैं मर नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा दर्द में जी रहा हूँ, इसलिए वो चीजें का ड्रैगन वाला हाथ चुराना चाहता है ताकि वो अपने दर्द से बच सके। जोसेफ चीजें पर अटैक कर देता है और अपनी बॉडी के बहुत सारे बड़े बड़े कीड़े निकाल कर चीजें पर छोड़ देता है, लेकिन एलाइस और रुथ टाइम पर पहुंच जाते हैं और चीजें को बचा लेते हैं। इसके बाद एलाइस भी जोसेफ से फाइट करने लगता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद चीजें जोसेफ से कहती कि हर किसी को दर्द से भागने का ऑप्शन नहीं मिलता, कभी कभी उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। चीजें जोसेफ के अंदर चली जाती है और उसकी सोल को रेस्ट दे देती है और आखिरकार जोसेफ को शांति मिल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में फाइट खत्म हो जाती है और जोसेफ की आत्मा को शांति मिल जाती है और उसका
उसका पेन भी खत्म हो जाता है। फाइट के बाद चीजें और एलाइस अपने घर लौट आते हैं और एलाइस चीजें से कहता है क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगी। मतलब एलाइस ने चीजें को प्रपोज कर दिया है और चीजें थोड़ा इमोशनल होकर हाँ कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलाइस और चीजें का एंगेजमेंट वाला सीन और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है चीजे और एलाइस के साथ और दोनों साथ मॉल में बैठे होते हैं। तभी एडोल्फ नाम का व्यक्ति उनके सामने आता है और वो चीजे से कहता है कि उसे कॉलेज जाना चाहिए ताकि वो खुद को और अपने शक्तियों को समझ सके। लेकिन एलाइस इस बात से सहमत नहीं होता। वो पूछता है कि आखिर चीजे को कॉलेज भेजने से क्या फायदा होगा, जिसपे एडोल्फ बताता है कि चीजे के ऊपर ड्रैगन और कैटेफिलिस का श्राप है और कॉलेज ही वो जगह है जहाँ चीजें खुद को समझ सकती है, अपने श्राप के बारे में जान सकती है और शायद उसका हल भी खोज सकती है। और एडोल्फ ये भी कहता है कि वो कॉलेज के सारे खर्चे खुद उठाएगा। जाते जाते वो फिर से कहता है कि तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आपस में बात कर लो। बाद में एलाइस और चीजें अकेले बात करते हैं। एलाइस कहता है कि मैं तुम्हें कॉलेज भेजने के खिलाफ हूँ, लेकिन तुम क्या सोचती हो। चीजें थोड़ी देर तक चुप रहती है और फिर कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ जाने से क्या मिलेगा, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो शायद मैं खुद को कभी समझ नहीं पाऊंगी और जब तक मैं खुद को नहीं समझूंगी तब तक मैं दूसरों को तकलीफ देती रहूंगी। इसलिए मुझे जाना चाहिए ताकि मैं अपने लिए रास्ता ढूंढ सकूं और दूसरों को तकलीफ देना बंद कर सकूं। एलाइस ये सुनकर थोड़ी देर तक चुप रहता है और फिर कहता है तो इसलिए तुम कॉलेज जाना चाहती हो, शायद मुझे भी जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में चीज और एलाइस दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। वहाँ एलिजाबेथ जो इंग्लिश ब्रांच की प्रेसिडेंट है उनका स्वागत करती है। वो बताती है कि ये कॉलेज एक सुरक्षित जगह है जहाँ प्राकृतिक और हर जीव की रक्षा की जाती है। इसके बाद वो उन्हें कॉलेज का नक्शा दिखाती है और फिर अलेक्जेंड्रा से मिलवाने ले जाती है जो मेडिकल रूम की हेड होती है। उसके बाद अलेक्जेंड्रा चीजें को देखकर उसे चेकअप करने के लिए कमरे में ले जाती है। एलाइस भी उसके पीछे जाता है लेकिन रूथ उसे रोक देता है। बाहर रूथ कहता है मैं उसे कॉलेज दिखा देता हूँ। अंदर अलेक्जेंड्रिया चीजें का चेकअप कर रही होती है और कहती है तुम 2 बार मरने से बची हो, एक बार ड्रैगन के श्राप से और दूसरी बार कैटेफिलिस के कारण, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। दूसरी ओर एलाइस अकेले में सोचता है मैं चाहे शैडो बनकर कहीं भी छुप सकूं लेकिन मैं उस पर नजर नहीं रख सकता क्योंकि जब चीजें मुझे ढूंढ लेती है तो मुझे महसूस हो जाता है शायद मैं डरता हूँ। एडोल्फ पूछता है क्या तुम डरते हो। एलाइस सोच में पड़ जाता है क्या ये डर है, मैंने बहुत समय से ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। उसके बाद एडोल्फ एलाइस से पूछता है तुमने चीजें के साथ कॉलेज जाने का फैसला क्यों किया। एलाइस जवाब देता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, चीजें ने मुझे उसकी रक्षा करने के लिए कहा था। फिर एलाइस कॉलेज को देखने लगता है और सोचता है चीजें अब क्या कर रही होगी, अगर उसने मुझे अभी अपने पास देखा तो क्या होगा। इसी दौरान रेनफ्रेड वहाँ आता है और एलाइस से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद हम चीजें को देखते हैं जहाँ अलेक्जेंड्रा उसे बता रही होती है जब से तुमने जोसेफ के साथ अपनी आंखें बदली है तब से तुम्हारे दिमाग में औरों की यादें आ रही हैं और तुम ट्यूमर को प्रेजेंट में महसूस कर सकती हो। उसके बाद अलेक्जेंड्रा पूछती है तुम कितनी बार चीजों को उठा सकती हो। चीजें कहती है लगभग 2 इंसानों को। फिर अलेक्जेंड्रा पूछती है तुम कितने सालों की यादों को देख सकती हो। चीजें जवाब देती है मुझे नहीं पता। तभी चीजें को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें दरवाजे से देख रहा है। वो उठकर दरवाजा खोलती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अलेक्जेंड्रा पूछती है क्या तुम ठीक हो। चीजें कहती है मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है। अलेक्जेंड्रा कहती है कोई बात नहीं। अलेक्जेंड्रा फिर कहती है मैं तुम पे नजर रखना चाहती हूँ अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो, लेकिन चीजें साफ इनकार कर देती है। इसके बाद हम एक लड़की को उनके कमरे के पास देखते हैं जो चुपचाप खड़ी होती है। फिर हम देखते हैं कि एडोल्फ और एलाइस स्टाफ रूम में होते हैं। उसके बाद रेनफ्रेड पूछता है क्या तुम यहाँ के रहने वाले हो। एलाइस कहता है नहीं मैं यहाँ आते जाते रहूंगा। रेनफ्रेड कहता है तुम्हें इसमें 3 घंटे लगेंगे। इस पर एलाइस कहता है नहीं मुझे शॉर्टकट पता है। रेनफ्रेड फिर कहता है क्या तुम उसे नफरत करते हो। एलाइस कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो नफरत करता है। उसके बाद रेनफ्रेड वहाँ से चला जाता है। एडोल्फ एलिस से कहता है उसकी नफरत तुम्हारे प्रति बहुत ही ज्यादा पर्सनल है। फिर एलिस पूछता है मुझे क्लास में क्या करना होगा। फिर एडोल्फ एलिस को एक किताब देता है। इसके बाद हम चीजें को देखते हैं जो कॉलेज में अपनी जगह ढूंढ रही होती है। तभी चीजें के पास कुछ बिल्लियां आती हैं जो उसे पूछती है तुम किस क्लास में हो। चीजें जवाब देती है मैं फर्स्ट ईयर जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। फिर चीजें पूछती है क्या तुम डोरमेट्री में रहती हो, जिसपे बिल्लियां कहती है हाँ। इसके बाद बिल्लियां चीजें से कहती है तुम हमसे कुछ भी पूछ सकती हो। फिर वो चीजें को कमरे से बाहर ले जाती है और पूछती है तुम अपने लिए कौन सी बिल्ली चुनोगी। जिसके बाद चीजें रोज को चुनती है और बाकी 3 बिल्लियां वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चीजें को 549 नंबर का एक रूम मिल जाता है। तब रोज उसे बताती है कि कमरे के अंदर एक बुक रखी हुई है जिसमें यहाँ के सारे रूल्स लिखे हुए हैं और तुम्हारे साथ एक रूममेट भी रहेगा। जिसके बाद चीजें कमरे का दरवाजा खोलती है लेकिन फिर वो सोचती है क्या मुझे उसकी नींद खराब करनी चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और अचानक उसे पिछली यादें आ जाती हैं जब सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। इतने में अंदर सो रही लड़की जाग जाती है और चीजें अपने मन में सोचती है मैं यहाँ किसी सवाल का जवाब ढूंढने आई हूँ और मैं ये कह सकती हूँ। और फिर वो दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलने पर वो लड़की चीजें से कहती है तुम दरवाजा पहले खटखटा सकती थी। जिसके बाद चीजें माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम सो रही होगी। वो लड़की कहती है मैं यहाँ देखने आई थी कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। फिर वो लड़की खड़ी होकर कहती है तुम शायद मेरी नई रूममेट होगी और वो अपना नाम लकी बताती है। इसके बाद लकी चीजें को कमरे के बारे में बताती है और फिर दोबारा सोने चली जाती है और जाते जाते वो कहती है अगर तुम्हें किसी से बात करनी हो तो मैं नहीं हूँ, मुझे लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं है, अगर तुम किसी ऐसे को ढूंढ रही हो तो तुम अपना रूम बदल सकती हो। वो फिर कहती है मैं क्लास शुरू होने से पहले सोने
वाली हूँ तो प्लीज मुझे मत जगाना, और उसके बाद वो सो जाती है। फिर चीजें अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और सोचती है अगर मैंने अपने पेट दर्द को सहन किया तो मैं स्कूल भी नहीं जा सकती। इतने में चीजें को एलाइस का मैसेज आता है जिसमें एलाइस ने उसे ट्रेनिंग रूम में आने के लिए कहा था। फिर चीजें दौड़ते हुए ट्रेनिंग रूम में जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती कि कोई नहीं होता। तभी अचानक वहाँ एक लड़की आती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर चीजें उसे पकड़ कर कहती है अब मैं क्या करूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो शायद क्लास लेने वाली है, जिसके बाद हमें चीजें को दिखाया जाता है और चीजें उस घायल लड़की को अपने गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जा रही होती है। तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो चीजें से कहती है मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकती हूँ। फिर चीजें उसका हाल पूछती है और कहती है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन वो लड़की कुछ खास बात नहीं करती, वो खुद को चीजें की तरह शांत और अकेला सा दिखाती है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद चीजें उसे दवाइयां देती है और कहती है जब भी तुम थकान महसूस करोगी तो ये सूंघ लेना, इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। जिसके बाद वो लड़की पूछती है मुझे इसके बदले में क्या देना होगा। चीजें थोड़ी सी हैरान होती है और सोचती है मैंने इसके बदले में कुछ सोचकर तो किया ही नहीं था। फिर चीजें कहती है अगर तुम चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो कि ये दवाइयां तुम्हारे लिए कैसे काम कर रही हैं। ये सुनने के बाद वो लड़की बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो लड़की वहाँ से जाती है तभी एक और लड़की आ जाती है, फिलोमिला। वो चीजें को बताती है कि उस लड़की का नाम है वेरोनिका। वेरोनिका फिलोमिला से पूछती है क्या तुम अभी किसी से बात कर रही थी, जिसपे फिलोमिला सिर हिला देती है। अब हम चीजें को देखते हैं जो एलिस के पास पहुंच जाती है। चीजें उसे देखकर कहती है जब हम पिछली बार मिले थे तो तुम्हारे बाल लंबे थे। जिस पे एलिस जवाब देती है मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था इसलिए मुझे ये कटवाना पड़ा। तभी वहाँ विस आ जाता है जिसे एलिस ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। एलिस उसे पूछती है मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे साथ डील क्यों किया है। विस कहता है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अनोखा आग है जो हमारे डील के लिए काफी है। जिसके बाद एलिस चीजें को एक छोटी पोटली देती है जो कि विस ने दी थी। उसके बाद एलिस उसे क्लासरूम के पास छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। हम नेक्स्ट सीन में चीजें को अपने बचपन की याद आने लगती है कि कैसे सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती थी। तभी वहाँ एलिस फिर से आ जाती है जो चीजें के पीठ पर मारती है और कहती है जब मैं पहली बार कॉलेज में आई थी तब मैं भी बहुत ही ज्यादा नर्वस थी और अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम उसे पंच मार सकती हो। तभी चीजें क्लासरूम में पहुंचती है और वहाँ देखती कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं और वहाँ उसे फिलोमिला भी दिखती है। तभी वहाँ प्रोफेसर आते हैं और चीजें जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाती है। प्रोफेसर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि वो सॉर्सरी के बारे में पढ़ाएंगे। सॉर्सरी कैसे बनते हैं, उनका इतिहास क्या है और उनका यूज कैसे होता है। लेक्चर के बीच में प्रोफेसर कहते हैं आज हम लैटिन के बारे में पढ़ेंगे और इतना सुनते ही क्लास में सारे बच्चे उदास हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर क्लास में चीजें को इंट्रोड्यूस करते हैं और बाकी बच्चों को बताते हैं कि आने वाले साल में उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। साथ ही एक मैच होने वाला है जिसके लिए सभी को तैयार रहना होगा। प्रोफेसर चीजें को भी मेहनत करने के लिए कहते हैं और चीजें मान जाती है। तभी वहाँ वेरोनिका आ जाती है जो चीजें के पास बैठ जाती है और अपना नाम इंट्रोड्यूस करके पूछती है क्या तुम मुझे अपना जादू दिखा सकती हो। ये सुनने के बाद चीजें थोड़ा सा हिचकिचा जाती है लेकिन फिर वो कहती है हाँ मैं तुम्हें अपना जादू दिखा सकती हूँ और इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है। क्लास के बाद चीजें अकेले सीढ़ियों के पास खड़ी होती है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है और चीजें को अकेला देकर उसके पास चली जाती है। वो चीजें से थोड़ी बातें करती है और फिर दोनों साथ में अगली क्लास के लिए निकल जाते हैं। अगली क्लास में एलाइस टीचर का रूप लेकर बच्चों को पढ़ाने आया होता है। ये देखने के बाद एलिस चीजें से पूछती है क्या तुमने एलाइस को इस रूप में पहले भी देखा है। चीजें थोड़ा सोचकर मना कर देती है। उसी समय चीजें की नजर क्लास के कोने में खड़े रह रेनफ्रेड पर जाती है जो चुपचाप सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब चैप्टर शुरू होता है जिसमें प्रोफेसर बच्चों को सिखाते हैं कि मैजिक सिर्फ एनर्जी या शक्ति नहीं होती बल्कि उसके पीछे बॉन्ड होता है। तुम्हारा अपनी स्पिरिट के साथ अगर तुम्हारा कनेक्शन अच्छा है तो तुम्हारा मैजिक भी बहुत पावरफुल होगा। थोड़ी देर बाद एक एक्टिविटी शुरू होती है जिसमें बच्चों को अपनी स्पिरिट की मदद से एक कैंडल जलाकर दिखानी होती है। सबसे पहले एलिस ट्राई करती है लेकिन उसकी एनर्जी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और कैंडल पूरी तरह पिघल जाती है। उसके बाद प्रोफेसर चीजें को बुलाते हैं। चीजें अपने एसेसरीज और स्पिरिट की मदद से बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल और कंट्रोल तरीके से कैंडल जला देती है जिसे सभी बच्चे देखकर चौंक जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर बाकी बच्चों को एक एक कैंडल देते हैं और उन्हें ट्राई करने के लिए कहते हैं और वो सभी बच्चों को समझाते कि अगर तुम्हारी स्पिरिट तुम्हारी मदद करने से मना कर दे तो फोर्स मत करना, मैजिक का मतलब पार्टनरशिप है, मजबूरी नहीं। फिर सभी बच्चे अपनी अपनी स्पिरिट के साथ ट्राई करते हैं। कुछ बच्चों की स्पिरिट हेल्प करती है लेकिन कुछ बच्चों की स्पिरिट मना कर देती है। तभी एक बच्चा गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है और कहता है क्यों नहीं कर रहे तुम मेरी मदद। इस पर उसकी स्पिरिट नाराज हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। ये सब देखने के बाद एलाइस अपने असली रूप में आ जाता है और स्पिरिट को शांत करता है। इसके बाद एलाइस चीजें को उस बच्चे की स्पिरिट थमा देता है और कहता है इसे तुम शांत करने की कोशिश करो। चीजें धीरे से स्पिरिट के पास जाती है और अपनी एनर्जी से उसे शांत करती है। फिर एलाइस बाकी बच्चों से कहता है यही वजह है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी स्पिरिट अगर बात ना माने तो उसे फोर्स मत करो। मैजिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, जबरदस्ती से नहीं। इसके बाद एलाइस सभी बच्चों से कहता है अब जो भी सिंसियरली मैजिक सीखना चाहता है वो अपना हाथ उठाए और इतना सुनते ही सभी बच्चे एक्साइटेड होकर अपना हाथ ऊपर उठा देते हैं। सागे कहता है मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम सोच समझ के ये रास्ता चुनो। तुमने देख ही लिया होगा कि मैजिक कितना खतरनाक हो सकता है और अगर तुम फिर भी तैयार हो तो हम अगली क्लास में मिलेंगे। और यहीं पर ये क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद सभी बच्चे क्लास के बाहर निकलते हैं और आपस में एलाइस के असली रूप के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम चीजें और एलिस को साथ में देखते हैं जो आज जो भी हुआ उन सब के बारे में बात कर रही होती हैं। चीजें एलिस से पूछती है रेनफ्रेड को एलाइस कहाँ ले गए होंगे तो एलिस उसे प्रोफेसर के रूम की ओर ले जाती है। रास्ते में एक लड़का चीजें के पास आता है और उससे बात करने लगता है। वो खुद को रियान बताता है और चीजें भी अपना नाम
बताती है। जिसके बाद रियान कहता है तुम एक मेज हो ना, तो क्या तुम मुझे जादू सिखा सकती हो। ये सुनने के बाद चीजें थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती वहाँ तोरी आ जाता है जो एक इंस्ट्रक्टर है और साथ ही साथ रियान का मास्टर भी। इसके बाद चीजें तोरी से एलाइस के बारे में पूछती है, लेकिन रियान उसे बताता है कि रेनफ्रेड उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। फिर जब रियान चीजें को एलाइस के पास ले जा रहा होता है तभी वहाँ विलो द विस्पर आ जाता है। विलो की बातों से रियान अंदर से टूट जाता है, क्योंकि जब रुथ और विलो दोनों कंफर्म करते हैं कि उसके अंदर कोई मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है। जब चीजें उससे पूछती है कि वो मैजिक क्यों सीखना चाहता है, तब रियान उसे बताता है कि वो किसी को इम्प्रेस करना चाहता है। दूसरी तरफ एलाइस और रेनफ्रेड आपस में बहस कर रहे होते हैं। असल में रेनफ्रेड एलाइस को डांट रहा था और इस पूरे झगड़े का मजा नार्सिस ले रहा था। इसके बाद सभी कैफेटेरिया में जाते हैं और वहीं नार्सिस वाइस प्रिंसिपल ग्रेगोरी को रिपोर्ट करता है। ग्रेगोरी चिंता में पड़ जाता है कि चीजें और कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज के पावर बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। जिसके बाद कैफेटेरिया में एलाइस के स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो चीजें के साथ खाना खाएंगे। फिर धीरे धीरे वो सभी चीजें के साथ दोस्ती कर लेते हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं। लेकिन उसमें से एक लड़की लूसी अकेली बैठी रहती है, क्योंकि उसे किसी के साथ दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे लूसी वही लड़की है जो चीजें की रूममेट भी है। इसी दौरान चीजें को जॉय से एक अजीब सी डरावनी फीलिंग होती है। फिर जॉय भी अजीब तरह से बिहेव करने लगता है और फिर वहां से चला जाता है जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एडोल्फ लिंडल से कांटेक्ट करता है ये जानने के लिए कि क्या एलाइस सच में डेंजरस है। जिसके बाद लिंडल डिसाइड करता है कि वो एलाइस के पास्ट के बारे में बताएगा और ये भी कि कैसे उसे पीलम मुरलिस का टाइटल मिला था। अब नेक्स्ट सीन में हम चीजें को देखते हैं जो लॉन पर लेटे हुए रिलैक्स कर रही होती है। एलाइस जिसके हॉर्न उसे यूजुअली लेटने नहीं देते, इस बार वो चीजें की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। एलाइस अपने मन में सोचता है ये पहली बार है जब मैं लेटकर आसमान देख रहा हूँ। फिर वहाँ सिल्वर आती है जो उन्हें हेलोवीन के लिए पंपकिन कलेक्ट करने के लिए उन्हें लेने आई होती है। जब सब पंपकिन की हार्वेस्ट कर रहे होते हैं एलाइस चीजें को हेलोवीन के बारे में बताता है और वो कहता है कि हेलोवीन को पहले सामिन फेस्टिवल भी कहा जाता था। जब गर्मियां खत्म होती थी और सर्दी का अंधेरा फैलने लगता था, लोग सामन को जलाकर अपने पूर्वजों को बुलाते थे। लेकिन अब ये सब सिर्फ पुराने जमाने की बातें रह गई हैं। चीजें पूछती है तो वो देवता अभी भी हैं। एलाइस जवाब देता है ऐसे देवता का भी होना क्या होना, बहुत पहले लोग उनकी पूजा करते थे ताकि उन्हें शक्ति मिले, पर अब वो सब सिर्फ एक मौसम बनकर रह गए हैं। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और रह जाएंगे सिर्फ उनकी यादें। चीजें ये सुनकर पूछती है उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। एलाइस सोचता है शायद इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि उनका युग खत्म हो गया है और वो पीछे छूट गए हैं। इसके बाद चीजें उन पंपकिंस को धोने के लिए रिवर के पास जाती है, लेकिन उसी वक्त जोसेफ थोड़ी देर के लिए जागता है और वो डिसअपॉइंट होता है कि चीजें ने अब तक उसकी आंखें वापस नहीं की। जोसेफ चीजें को उनकी पुरानी प्रॉमिस याद दिलाता है और फिर वापस सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद स्टेला चीजें से मिलने आती है, लेकिन स्टेला का प्रेजेंस एलाइस को अनईजी फील कराता है, क्योंकि कभी एलाइस ने स्टेला को मारने की कोशिश की थी। फिर जब चीजें स्टेला को लेकर अपने घर जा रही होती है तभी अचानक चीजें और रुथ एक अजीब मिस्ट के बीच में गायब हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम चीजें को देखते हैं जो खुद को एक पुरानी जगह पर पाती है। धुआं हटने पर हमें दिखता है कि वो लिंडल के मास्टर के घर के पास है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है राहब से, जो लिंडल की मास्टर है और जिन्होंने चीजें को समन किया था। चीजें उनसे पूछती है आप कौन है, जिस पे राहब हंसकर कहती है तुम मुझे मेज, सॉसर या समुद्र की डीमन जो चाहे बुला सकती हो। फिर जब वो चीजें के लटकते हुए लॉकेट को देखती है तो वो कहती है कि उन्हें लग रहा है कि कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने मैजिक से एलाइस को देखती है और फिर मुस्कुराने लगती है, जिस पे चीजें समझ जाती है कि ये लिंडल की मास्टर है। राहब चीजें से एलाइस के बारे में पूछती है तुम एलाइस की क्या लगती हो। ये सुनने के बाद चीजें थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो कहती है एलाइस मेरे मास्टर हैं और मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। लेकिन राहब कहती है स्टूडेंट इतने क्लोज तो नहीं होते, और ये सुन के चीजें ब्लश करने लगती है। जिसके बाद रुथ बीच में बोलता है कि चीजें ने उन्हें ह्यूमंस के बारे में सिखाया और ये भी बताता है कि चीजें एलाइस की ब्राइड है। और ये बात सुन के राहब बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। राहब बताती है कि एलाइस ने उनके साथ कई साल बिताए थे ह्यूमंस के इमोशन को समझने के लिए, लेकिन वो कभी भी इमोशन को ट्रूली फील नहीं कर पाया, वो बस उनकी कॉपी करता था। राहब ने उसे मैरिज के बारे में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया था। ये सुनने के बाद चीजें समझ जाती है कि शायद इसी वजह से एलाइस ने उसे अपनी ब्राइड बना लिया। राहब चीजें से कहते कि शायद तुम ये सुन के दुखी हो जाओ, लेकिन एलाइस के दिमाग में ब्राइड का मतलब कुछ अलग ही है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो चीजें से माफी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजेला एलाइस से मिलने आई थी। एलाइस उससे कहता है कि चीजें हर बार खुद को खतरे में डाल देती है, वो अपने बारे में खुद क्यों नहीं सोचती। ये सुन के एंजेला कहती है क्या तुम चीजें के लिए वरी हो, जिस पे एलाइस कहता है मुझे पहले उसके मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब उसकी छोटी सी तकलीफ मुझे बहुत दर्द देती है, इसलिए एलाइस ने उसे एक प्रीशियस सिल्वर नेकलेस दिया था इस उम्मीद में कि ये उसे खतरे से बचाएगा और चीजें खुद को संभाल लेगी। चीजें राहब को एश्योरेंस देती है और कहती है एलाइस के पास इमोशन है, बस उसे खुद नहीं पता चलता। चीजें राहब को कई इंसिडेंट के बारे में बताती है कि कैसे एलाइस मुस्कुराता है, जलन महसूस करता है और कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन वो खुद नहीं समझता। जिसके बाद चीजें राहब को थैंक यू कहती है एलाइस को बचाने के लिए और सिखाने के लिए। उसके बाद राहब को अपना पास्ट याद आ जाता है, जब उसने एलाइस को वो नेकलेस दिया था और कहा था पूरी कायनात तुम्हारे साथ है, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन तुम खुद पर भरोसा रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि राहब खुश हो जाती है कि एलाइस को चीजें मिली, लेकिन वो रिक्वेस्ट करती है कि चीजें एलाइस को उनके बारे में कुछ भी ना बताए। जिसके बाद चीजें उनसे अलविदा कहती है और घर वापस लौट जाती
जाती है जहाँ वो स्टेला से मिलती है। उधर दूसरी ओर फिलोमेला चीजें की दी हुई चाय को ज्यादातर फेंक देती है और बस थोड़ी सी अपने पास रख लेती है। अगले दिन एलाइस चीजें को कॉलेज तक ले जाने के लिए एक मिस्टीरियस शॉर्टकट दिखाता है एक मैजिकल डोरवे के जरिए, लेकिन वो उसे वार्न करता है और कहता है ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, एक छोटी सी गलती और एक इंसान हमेशा के लिए समय और स्पेस के बीच में खो सकता है। जिसके बाद सेंटोर पोस्टमैन उनकी मदद करता है और वो सिखाता है कि कैसे गार्डन हॉर्नडॉग्स को छोटी ऑफरिंग देकर एक रास्ता हासिल किया जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में अचानक चीजें एलाइस से पूछती है तुम्हारे लिए दुल्हन का क्या मतलब है। ये सुनने के बाद एलाइस चुप हो जाता है जैसे कि वो सही जवाब ढूंढ रहा हो। उसके बाद कहीं दूर फोमिना छिपकर सुनती है जब जॉय डॉक्टर एलेक्जेंड्रा के सामने अपना डर कॉन्फेस करता है कि वो चीजें से डरता है, और इसी दौरान लूसी को अपने पेनफुल पास्ट का एक बुरा सपना आता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीजें जो लूसी से दोस्ती करने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है, लूसी के रूड वर्ड से चीजें को कैटाफिलिस की याद दिला देती है। लूसी झल्ला कर कहती है हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें किसी की याद दिलाता है। फिर चीजें जैस्मिन से हॉलवे में मिलती है और जैस्मिन चीजें से कहती है तुम लूसी के साथ कैसे रह लेती हो। वो थोड़ा हिंट देती है वेबस्टर ट्रेजेडी के बारे में, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताती और बात बदल देती है। बाद में जब चीजें रियान के साथ कैफेटेरिया में आती है, जॉय उसे देखकर इग्नोर करने लगता है जिसे चीजें भी महसूस कर लेती है। इसके बाद आइजैक चीजें को कॉलेज के इतिहास के बारे में बताता है कि कैसे 7 खास फैमिली ने मिलकर कॉलेज की नींव रखी थी। उसमें से पहला बंदा आता है रोजिंग्रेव द एम्प्लॉयर, दूसरा बंदा सेंट जॉर्ज द हंटर, तीसरा बंदा रिकन ब्रेकर द डॉक्टर, चौथा बंदा फॉर्सिथ द स्ट्रेटेजिस्ट, पांचवा बंदा होएनहिम द एल्केमिस्ट, छठा बंदा नाइटिंगेल द म्यूजिशियन और आखिरी बंदा स्क्रिमग्योर द प्रोटेक्टर। जिसके बाद वो फिर से बताता है रियान स्क्रिमग्योर फैमिली से बिलोंग करता था। जिसके बाद चीजें आइजैक से वेबस्टर ट्रेजेडी के बारे में पूछती है जिसे रियान सुनकर सीरियस हो जाता है और पूछता है तुम्हें ये किसने बताया। चीजें जवाब देती है जैस्मिन और ट्विंस ने। जिसके बाद चीजें जॉय से कनेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन जॉय उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। उसके बाद लूसी जॉय का हेडफोन छीन लेती है जिससे जॉय पैनिक कर जाता है। लूसी उसे चिढ़ाते हुए कहती है तुम्हें किसी को इग्नोर करते हुए गाने नहीं सुनने चाहिए। उसके बाद लूसी जब हेडफोन तोड़ने के धमकी देती है तो जॉय डर जाता है और चिल्लाता है तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। फिर वो चीजें से कहता है तुझे भी मालूम होगा ना, तुझे लगता है कि तू खुद को छिपा पाई लेकिन मैं जानता हूँ कि तू एक डीमन है। और इसी टेंशन में अचानक रिवील होता है कि जॉय के बाल असल में स्नेक्स हैं। जॉय शॉक में आ जाता है लेकिन चीजें बिना डरे उसके स्नेक्स को साइड कर देती है और लूसी भी उसके हेडफोन को वापस कर देती है। फिर जॉय सच बताता है कि मेरी माँ एक गॉर्गन थी और मेरा बाप एक सॉर्सरर। मेरे बाप ने मुझे इंसानों के बीच रहना सिखाने के लिए यहाँ पर भेजा था, लेकिन जब मैंने पहली बार चीजें को देखा तो मेरी सेंसेस ने उसे मॉन्स्टर माना। उसके बाद चीजें अपना ड्रैगन वाला हाथ दिखाती है और ड्रैगन और गॉर्गन पुराने दुश्मन रहे हैं इसलिए जॉय उसे अवॉइड कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी जॉय के स्नेक्स को ब्यूटीफुल कह देती है और जॉय ये सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है और इसी बीच रुथ फोमिना को पकड़ लेता है स्पाइंग करते हुए। उसके बाद हमें पता चलता है कि फोमिना एक स्पाइन फैमिली से बिलोंग करती है और वो इंटेलिजेंस और गैदरिंग में काफी एक्सपर्ट होती है। जिसके बाद रियान के कहने पर सभी लोग एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ताकि जॉय का सीक्रेट बचा रहे क्योंकि गॉर्गन्स को बॉडी पार्ट्स के लिए मारा जाता है। लूसी अभी भी फोमिना पर ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि एक स्पाई की वजह से लूसी का फैमिली खत्म हो गया था। इसी बीच रियान जैस्मिन को डांटता है और कहता है तुम्हें चीजें को वेबस्टर ट्रेजेडी के बारे में नहीं बताना चाहिए था। जैस्मिन जो सेंट जॉर्ज फैमिली से बिलोंग करती थी कंसर्न करती थी कि रियान अपनी स्क्रीमग्योर फैमिली से दूर जा रहा है, लेकिन वायलेट उसे याद दिलाती है कि हम चाहे तो सॉसरी छोड़कर मेजेस बन सकते हैं और मास्टर एलाइस ने भी यही कहा था कि हमारे अंदर पोटेंशियल है। जिसके बाद एक दिन चीजें एलाइस से सीधे पूछती है जब तुम शादी का प्रपोजल लेकर आए थे तो क्या तुम जानते थे कि शादी का मतलब क्या होता है। ये सुन के एलाइस कंफ्यूज महसूस करता है और फिर वो रेनफ्रेड के पास जाता है एडवाइस लेने के लिए, ये सोच के कि शायद रेनफ्रेड भी एली से शादी करना चाहता है अपनी सॉसरर ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन रेनफ्रेड गुस्से में बोल पड़ता है मैं एलिस को अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। और ये सब बातें एलिस भी सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है और वो गुस्से के मारे एलाइस के घर जाकर रहने का फैसला करती है। अब हम रात का सीन देखते हैं और एलिस चीजें को अपने दिल की बातें शेयर करती है। वो कहती है मुझे हमेशा लगता था कि मैं रेनफ्रेड की रक्षा करती हूँ, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब एक बच्चा उनसे मिलने आया था। उस वक्त उस बच्चे ने मुझ पर हमला कर दिया लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे बचा लिया। इस चक्कर में उन्हें अपना हाथ गंवाना पड़ा और उनके बाल भी कट गए और मैं बस देखती रह गई। एलिस दुखी होकर कहती है उनके लिए मैं सिर्फ एक बेटी हूँ लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। फिर वो चीजें से पूछती है उसके और एलाइस के बीच का रिश्ता कैसा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग भी एक जैसी ही है। चीजें भी अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज है और वो धीरे से बोलती है एलाइस मेरा मास्टर है और शायद मेरा हस्बैंड भी और कभी कभी वो मेरे लिए एक बाप जैसा भी व्यवहार करता है और मैं खुद नहीं जानती कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। जब दोनों अपने अपने दिलों के सवालों में उलझी होती हैं तभी वहाँ विलो द विस्पर आ जाता है और उन्हें एक नॉलेज पैड पढ़ाने लगता है। जिसके बाद रात के आधे समय में एलिस अपने दिल में सवालों के तूफान लेकर सो जाती है। इसी बीच एलाइस चीजें को उसके पूछे गए सवालों का जवाब देता है। वो कहता है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब मैं बस इतना सोच रहा था कि एक इंसान की मौजूदगी से दुनिया कितनी सिंपल और कंफर्टिंग लगने लगती है। अगर मेरी अप्रेंटिस और मेरी ब्राइड दोनों ही एक इंसान हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। चीजें एलाइस की इस बात को समझ जाती है और वो हल्की सी मुस्कान के साथ उसे स्वीकार कर लेती है। लेकिन चीजें एलाइस को समझाती है कि कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं होता।
अप्रेंटिस एक दिन ग्रेजुएट हो जाते हैं और कपल्स भी कभी कभी अलग हो जाते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की थी, चीजें को एलिस के साथ रहना उसके बिना रहने से कहीं ज्यादा अच्छा लगता था। अगले दिन एलिस आखिरकार हिम्मत जुटाकर रेनफ्रेड से कहती है कि मैं तुम्हें अपना बाप नहीं मानती, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। लेकिन रेनफ्रेड साला अपनी जिद पर अड़ा रहता है और वो कहता है कि मैं तब तक तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तक तुम खुद पर भरोसा करना सीख नहीं जाती। इसी बीच दो सॉर्सरर्स एक मिस्टीरियस रूम में घुसते हैं जहाँ वो एक ऐसी ऑब्जेक्ट रखते हैं जो एक भयानक डार्क ऑरा से घिरी होती है। अब नेक्स्ट सीन में रियान अपने बचपन की यादों में खो जाता है जब वो बिना किसी चिंता के फिलोमिला के साथ खेला करता था। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके हैं। दूसरी ओर एलाइस चुपचाप चीजें को उसके दोस्तों के साथ हंसते और खेलते हुए देखता है और ये देखकर एलाइस को जलन फील होने लगता है क्योंकि चीजें ने उसके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। जिसके बाद एडोल्फ एलाइस को अपने शहर ड्रेसडेन जर्मनी के बारे में बताता है जिसे युद्ध के दौरान पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। वो कहता है अगर चीजें यहाँ खुश है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घर जाने की इच्छा नहीं रखती। वहीं हम देखते हैं कि फिलोमिला भी चुपके से चीजें को देख रही होती है और वेरोनिका उसके साथ दोस्ती करने के लिए कहती है। लेकिन फिलोमिला को वेरोनिका की नियत पर शक होने लगता है। तभी उसे परिवार से बुलावा आता है जहाँ उसकी माँ पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो जबरन फैमिली की अगली नेता बनना चाहती है। फिलोमिला अपनी फैमिलियर एल्सायोन से पूछती है चीजें ने उसे कैसे देख लिया जबकि वो पूरी तरह छुपी हुई थी। एल्सायोन समझाती है कि कुछ इमेजेस इतने संवेदनशील होते हैं कि वे सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि आत्मा को भी महसूस कर सकते हैं। ये सुनने के बाद फिलोमिला उलझन में पड़ जाती है और एल्सायोन उसे समाधान ढूंढने के लिए समय मांगती है। उसके बाद उसकी निर्दयी दादी उसे एक खतरनाक और रहस्यमय काम करने के लिए कहती है। उधर एलिस को एक टीचर सलाह देता है कि वो खुद पर ज्यादा दबाव ना डाले। एडोल्फ को लगता है कि रेनफ्रेड एलिस को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। वो नहीं चाहता कि एलिस भी उसी रास्ते पर चले जहाँ वो और उसके फादर चले थे। बाद में सभी स्टूडेंट्स को स्कॉटलैंड जंगल में एक कैंपिंग ट्रिप के लिए भेजा जाता है जहाँ उन्हें जंगल में जीने की सर्वाइवल स्किल्स सिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन में चीजें डिसाइड करती है कि वो एलाइस के बिना ही यात्रा पर जाएगी क्योंकि ये यात्रा सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए था। लेकिन एलाइस चुपके से उसके साथ रहने का तरीका ढूंढ लेता है और वो खुद को आधा बांट लेता है ताकि उसका एक हिस्सा चीजें के साथ रह सके। आगे हम देखते हैं कि जंगल में चीजें एक अजीब जानवर देखती है जो घोड़े जैसा दिखता है लेकिन वो असल में एक खतरनाक कैल्पी होता है जो इंसानों को पानी में खींचकर मार डालता है और एलाइस उसे समय रहते सावधान कर देता है। अगली सुबह चीजें की मुलाकात फिर से फिलोमिला से होती है और वो ये देखकर खुश रहती है कि फिलोमिला ने उसका दिया हुआ काल्मिंग टी अभी तक संभाल कर रखा है। जिसके बाद लूसी चीजें से पूछती है आखिर वो फिलोमिला की इतनी परवाह क्यों करती है। ये सुनने के बाद चीजें के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं होता है, साथ फिलोमिला उसे खुद की याद दिलाती है। जिसके बाद लूसी बताती है कि उसे सॉर्सर से काफी ज्यादा नफरत है लेकिन वो इसका कोई वजह नहीं बताती। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ एक जादुई हलचल होती है और लूसी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। उसके बाद एलाइस बताता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो लूसी से मर भी सकती है। ये सुनने के बाद चीजें अपनी जादुई एनर्जी उसे देकर उसकी जान बचा लेती है। उसी समय एक डरावना सी मॉन्स्टर नकलावी वहाँ आ जाता है और वो धमकाता है कि ये प्राणी जादू को चूसते नहीं, इसलिए एलाइस भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद सब लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग नदी पार करके यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि वो राक्षस मीठे पानी को छू नहीं सकता। जिसके बाद एलाइस एक मैजिकल वाटर हॉर्स बुलाता है। चीजें और रियल उस पर चढ़कर राक्षस को झील तक खींच लाते हैं और उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। लेकिन वो जाते जाते चीजें को भी मारने की कोशिश करता है। उसी दौरान चीजें का ड्रैगन वाला हाथ एक पावरफुल पंजे में बदल जाता है जिससे वो उस राक्षस को खत्म कर देती है। लेकिन जिस वाटर हॉर्स ने उनकी मदद की थी वो असल में चीजें को खाने आया था उसका पेमेंट लेने। तभी रियान लोहे की कुल्हाड़ी से उस क्रिएचर को भगा देता है और आखिरी में चीजें अपने बालों की एक लट उस क्रिएचर को भुगतान में देती है। जिसके बाद कैंप में लौटकर चीजें को ये एहसास होता है कि एलाइस के बिना उसके पास कोई ठोस प्लान नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अभी भी कोमा में थी। चीजें ने अपनी मैजिक का एक हिस्सा देकर उसे बचाया था लेकिन वो अपने ड्रैगन वाले हाथ को लेकर अभी भी परेशान रहती है। अपनी इस कंफ्यूजन को लेकर वो कैटेफिलस के पास एडवाइस लेने जाती है और वो उसे समझाता है कि अगर खुद को बचाने के लिए किसी को मारना पड़े तो ये नेचुरल है। और साथ ही वो उसे वार्निंग भी देता है कि अब चीजें एक डार्क पाथ पर चल पड़ी है। थोड़ी देर बाद लूसी का भाई सेत उसे मिलने आता है। जिसके बाद लूसी होश में आ जाती है और चीजें को अपने सपने में एक डरावना दृश्य दिखता है। हजारों लोग खून में लथपथ हैं और एक छोटी बच्ची बोल रही है हमारी स्पाइडर्स वापस दो। और ये सुन के चीजें हैरान रह जाती है। जब वो लूसी को सेत के पास छोड़कर अपने कमरे में वापस आ रही होती है तभी उसे एक जानी पहचानी मुस्कान महसूस होती है जो कि फिलोमिला की होती है। फिलोमिला चौंक जाती है क्योंकि चीजें बार बार उसकी प्रेजेंस को पहचान लेती है। फिलोमिला उससे पूछती है तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो, लेकिन चीजें के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। इसी बीच कॉलेज के लाइब्रेरियन एक शॉकिंग बात पता करते हैं, एक फॉरबिडन किताब चोरी हो गई है और उसकी जगह एक डुप्लीकेट किताब रखी गई थी। इसी पर सारी फैकल्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। किसी को भी इस किताब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती क्योंकि ये किताब पढ़ना स्ट्रिक्टली बैन था। तब लाइब्रेरियन उसका नाम रिवील करता है द टेस्टामेंट ऑफ कैरोस। ये एक ऐसी किताब थी जिसे पढ़ते ही कोई भी इंसान मर सकता था। एलाइस जिसने ये किताब कभी पढ़ी थी सबको बताता है कि इसमें डेंजरस मैजिक जैसे मैजिक चुराना, इमॉर्टल बनना, मैजिक के तरीके और नेक्रोमेंसी जैसे डार्क मैजिक के स्पेल लिखे हैं। प्रिंसिपल उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो केवल इतना बताए जिससे सब लोग सेफ रहें। एलाइस सबको वार्न करता है कि इस किताब को पढ़ने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लाइब्रेरियन ये भी बताता है कि जो नकली किताब मिली है उसमें स्पाइडर सिल्क का इस्तेमाल हुआ है जिससे शक जाता है वेबस्टर फैमिली की तरफ। एलाइस को वेबस्टर ट्रेजेडी की जानकारी नहीं थी, इसलिए टीचर्स बताते हैं कि वेबस्टर ने खास स्पाइडर्स को ब्रीड किया था जिनका सिल्क फॉरबिडन बुक्स को प्रिजर्व
प्रिजर्व करने के लिए यूज होता था। लेकिन 8 साल पहले पूरी फैमिली को मार दिया गया और सिर्फ बचे लूसी और सेथ। सेथ को फैमिली से निकाल दिया गया क्योंकि उसमें कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थे। जिसके बाद प्रोफेसर सिमियन पर किसी ने अटैक किया और हमलावर के पास वही चोरी हुई किताब थी। रात में सेथ का ड्राइवर कॉलेज के गेट पर किसी नॉन ह्यूमन दुश्मन के हाथों मारा जाता है। अब कॉलेज पर एक बड़े हमले की तैयारी शुरू हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसी सेथ से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उसे 10 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन नहीं बताया कि वो पैसे कहां से आए। फिर लूसी चीजें से पूछती कि वो उसके भाई को कैसे जानती है। चीजें कहते कि यही वो इंसान है जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन उसके बाद वो बात को टाल देती है। जिसके बाद डॉक्टर अलेक्जेंड्रिया एलाइस की मैजिक ट्रांसफ्यूजन से सीमेन की जान बचा लेती है। फिर चीजें लूसी और सेथ पर कुछ नॉन ह्यूमन अटैकर्स हमला कर देते हैं और पता चलता है कि उनका टारगेट है वेबस्टर फैमिली के बचे हुए लोगों को मारना। उसके बाद लूसी को याद आता है कि यही वो क्रिएचर्स थे जिन्होंने वेबस्टर ट्रेजेडी को अंजाम दिया था, लेकिन इस बार उसका सॉर्सरी काम नहीं करता। चीजें अपने अंदर के मॉन्स्टर की आवाज से इन्फ्लुएंस होकर एलाइस के शॉर्टकट के रास्ते से सभी को ले जाती है। वहाँ गार्डियन हॉन्ड नॉन ह्यूमंस पर हमला कर देते हैं क्योंकि उनका उनसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अटैकर्स असल में एक मैरिड वेयरवुल्फ कपल होते हैं। मादा वेयरवुल्फ कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे छोड़ दिया जाए। चीजें हॉन्ड से कहती है कि वो बाद में इसका भुगतान कर देगी, लेकिन तब तक मेल वेयरवुल्फ मारा जा चुका था। उसके बाद फीमेल वेयरवुल्फ अपने पति के सिर को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तब हमें पता चलता है कि सेथ का ड्राइवर मरा नहीं था, वो जिंदा है। सेथ बताता है कि उसने लूसी को बहुत प्यार से पाला, लेकिन अफवाहों की वजह से लूसी को लगने लगा कि वो उससे नफरत करता है क्योंकि सेथ के पास कोई मैजिक पावर्स नहीं थी और उसके फादर ने उसे फैमिली से निकाल दिया और लूसी को सक्सेसर बना दिया। और धीरे धीरे लूसी को लगने लगा कि उसका भाई उसे जलने लगा है और शायद उसने ही अपनी फैमिली को मरवाया होगा। सेथ चीजें को बताता है कि अगर वो लूसी से नफरत करता तो वो उसको कब का मार देता। चीजें उससे पूछती कि ये सारी बातें उसने लूसी को अब तक क्यों नहीं बताई। सेथ कहता है कि उसके पास ना कोई मैजिक था और ना ही सपोर्ट, लेकिन अब उसके पास एक जॉब है जिसे वो अपनी बहन का खर्चा उठा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी ये सब बातें कमरे के बाहर से सुन रही होती है। उधर मैरियल को पता चलता है कि फॉरबिडन बुक अभी भी सिमियन का मैजिक चूस रहा है। वो एलाइस को बताती है कि उसने भी वो किताब पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो पागल हो गई थी। वो कहती है कि केवल एलाइस ही उसे पढ़ सकता है। नेक्स्ट सीन में लूसी चीजें से थोड़ी नाराज होती है क्योंकि उसने फीमेल वेयरवुल्फ को जाने दिया, लेकिन उसे इस बात की भी खुशी है कि अभी भी मास्टरमाइंड को पकड़ने का मौका बचा है। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरबिडन बुक लूसी का मैजिक चूस लेती है और वो बेहोश हो जाती है। हम नेक्स्ट सीन में मैरियल अपने मैजिक से लूसी की जांच करती है और उसे पता चलता है कि वो फॉरबिडन बुक लूसी की मैजिक चूस रही है, बिल्कुल प्रोफेसर सिमियन की तरह। उसके बाद चीजें को एक झटका लगता है जब एलाइस, जो कभी किसी को अपना फ्रेंड नहीं मानता, सिमियन को अपना दोस्त बताता है। उसके बाद चीजें एलाइस से कहती है कि वो भी हेल्प करेगी, मगर एलाइस कहता है कि ये बहुत डेंजरस है और बच्चों का इसमें कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से चीजें को अपने एक्स्ट्रा क्लास के लिए वहाँ से जाना पड़ता है। रास्ते में फिलोमिला चीजें से कहती है कि उसने जो पॉटपोरी दी थी वो अब फीकी हो गई है, तो क्या तुम मुझे एक नई दे सकती हो। लेकिन चीजें के पास फिलहाल कोई भी मटेरियल नहीं होता, इसलिए वो उसे बाद में देने का वादा करती है। इसके बाद वो अपनी एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करती है जहाँ उसे रियोन सॉर्सरी के बारे में बताया जाता है। जिसके बाद चीजें को एक प्रोटेक्टिव रियोन का ख्याल आता है जो कांटे जैसा होता है और ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी होता है। नेक्स्ट सीन में जॉय जब लूसी से मिलने आता है तो वो हैरान हो जाता है जब लूसी उसके स्नेक्स को छूना चाहती है, जो गॉर्गन्स के लिए बहुत इंटीमेट एक्ट माना जाता है। और सेथ भी ये सब देख लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि सिल्वर को ये पसंद नहीं आता क्योंकि चीजें को कॉलेज में तब तक रहने की परमिशन दी जाती है जब तक लूसी ठीक नहीं हो जाती। चीजें एलाइस के शॉर्टकट रास्ते से वापस जाती है ताकि वो हॉर्न को उसकी डील के अनुसार पेमेंट दे सके, लेकिन एक सेंटर पोस्टमैन उसे वार्न करता है अगर आगे कोई भी गलती हुई तो हॉर्न ह्यूमन के फ्लेश भी मांग सकते हैं। पोस्टमैन चीजें से पूछता है कि तुमने वेयरवुल्फ के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। ये सुन के चीजें के पास कोई भी जवाब नहीं होता। पोस्टमैन कहता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, अगर तुम बिना सोचे समझे कुछ भी करती हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो कहता है अगर तुम किसी को बचाना चाहती हो तो ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन अगर तुम्हें चोट लगेगी तो कोई और भी होगा जिसे तुम्हारी तकलीफ से उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। पोस्टमैन आगे कहता है वो ना तो उसका फ्रेंड है ना पेरेंट्स, इसलिए वो चीजें को ये नहीं बताएगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कॉलेज में हैलोवीन सेलिब्रेशन चल रहा होता है। लूसी सोचती है कि वो अपनी जॉब पर वापस जाएगी, लेकिन जॉय उसे रोकता है क्योंकि लूसी अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। चीजें जब लूसी से पूछती है कि वो जॉब क्यों करना चाहती है तो लूसी बताती है कि उसे ट्यूशन के लिए पैसे जमा करने हैं। चीजें कहती है कि तुम्हारे भाई ने तो पैसे दिए हैं, मगर लूसी अपने भाई के पैसे को छूना भी नहीं चाहती। तभी वहाँ रियान और आइजैक आते हैं और जॉय उन्हें सारी बात बताता है। चीजें जॉय, रियान और आइजैक डिसाइड करते हैं कि वो छुट्टी लेंगे ताकि लूसी आराम कर सके। तभी वहाँ उन्हें फिलोमिला और टावर का एक एम्प्लॉय फेबियो मिलता है, जिसके बाद फिलोमिला चुपचाप बताते हैं कि फेबियो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसी बीच प्रेसिडेंट लीजा को एक लेटर मिलता है जो फिलोमिला के ग्रैंडमदर ने भेजा होता है, जिसमें वो चाहते हैं कि फिलोमिला को कॉलेज से विड्रॉ कर लिया जाए। वहीं फेबियो सबको एक ऐसा पौधा दिखाता है जो इनविजिबल होता है। जब वो सभी को उसे कलेक्ट करने के लिए कहता है, चीजें फिलोमिला से इसके बारे में पूछती है। फिलोमिला कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में कुछ ना जानो, और ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा डरी और सहमी लग रही होती है। उधर एलिस रेनफेल्ड से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस करती है, लेकिन साला रेनफेल्ड अपनी बात पर अड़ा रहता है। वहीं रियान को फेबियो को बताया हुआ मटेरियल मिल जाता है, लेकिन वो एक ट्रैप निकलता है। उसके बाद फिलोमिला उसे बचा लेती है और ये देखकर रियान कहता है कि तुम बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्किल्ड रही हो, मगर फिलोमिला कहती है कि उसकी ग्रैंडमदर
मदर को ऐसा कुछ नहीं लगता। उसके बाद रियान फिलोमिला से पूछता है कि तुम अपनी ग्रैंड मदर से इतना डरती क्यों हो, लेकिन फिलोमिला इसका कोई जवाब नहीं दे पाती। नेक्स्ट सीन में जॉय अंडरग्राउंड में कुछ डेंजरस सॉर्सरर से मिलता है जो खुद को बडीज कहते हैं। वो पहले जॉय पर हमला कर चुके थे, लेकिन जॉय हिम्मत से अपनी गॉर्गन पॉज का इस्तेमाल करता है और उन्हें फ्रीज करके वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद ये रिवील होता है कि फेबियो असल में एक अंडरग्राउंडर है जो डिस्गाइज में रहता है और अपनी असली आइडेंटिटी छुपा रहा है। उसे चीजें के पास्ट के बारे में सब कुछ पता होता है कि वो एक स्लेव बेगी है और लंदन ऑक्शन में उसे एक मेज ने खरीदा था। लेकिन जब चीजें के अंदर का मॉन्स्टर फेबियो को डराता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इस दौरान सेथ और लूसी की भी जो भी गलतफहमियां थी वो खत्म हो जाती है और दोनों एक नॉर्मल भाई बहन की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिलोमिला की ग्रैंड मदर और प्रिंसिपल लीजा के बीच फिलोमिला के विड्रॉल को लेकर बहस हो रही होती है। उसके बाद सबको पता चल जाता है कि फिलोमिला को कॉलेज से निकालने की कोशिश हो रही है। जब सभी लोग इस फैसले के खिलाफ होते हैं तब लीजा भी सबके सामने फिलोमिला की इंसल्ट कर देती है। लेकिन जब आइजैक उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है तो सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल लीजा अपना डिसीजन तेजी से लेती है और सभी स्टूडेंट्स को एक लेटर भेजती है कि अब कॉलेज को मैजिकली और फिजिकली सील किया जाएगा ताकि कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीजे के पड़ोसी जब उससे मिलने के लिए कॉलेज में घुसने की कोशिश करती है तो उसे एक मैजिकल बैरियर रोक देता है। इसी बीच चीजे और उसके फ्रेंड्स फिलोमिला से बात कर रहे होते हैं। फिलोमिला कहती है कि अगर उसकी ग्रैंड मदर का डिसीजन है कि उसे कॉलेज छोड़ना है तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन रियान बताता है कि असली वजह यह है कि सर्जन फैमिली को ना ये कॉलेज पसंद है ना ही यहाँ के टीचर्स। फिलोमिला यहाँ पढ़ रही है सिर्फ रिकनबैकर फैमिली की वजह से, यानी वेरोनिका रिकनबैकर के कारण, क्योंकि सर्जन फैमिली रिकनबैकर फैमिली की सर्विस करती आई है। तभी वहाँ फिलोमिला की फैमिली और एल्काइनो वहाँ आ जाती है और चीजें उसे देखकर पूछती है ये कौन है। एल्काइनो बताते कि वो फिलोमिला की फैमिलियर है और एक आर्टिफिशियल फेरी। ये सुनकर चीजें सबसे पूछती है क्या कोई फेरी आर्टिफिशियल बनाई जा सकती है। ये सुनकर रियान कहता है हाँ, ये एक अजीब तरह की फेरी होती है जिसे सॉसर फैमिली की सेवा करने के लिए बनाया जाता है। जिसके बाद चीजें एल्काइनो को देखकर एलाइस की यादों में खो जाती है। जिसके बाद जॉय एल्काइनो से पूछता है क्या वो फिलोमिला को यहाँ से ले जाने आई है। एल्काइनो कहते कि वो यहाँ पर फंस गई है क्योंकि पूरे कॉलेज में बैरियर लग चुका है, इसलिए वो बाहर नहीं जा पा रही है। वो फिलोमिला और उसके दोस्तों से कहते कि कुछ समय के लिए तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। फिर हम एलाइस को देखते हैं जो प्रोफेसर सीमियन से मिलने गया होता है ताकि उसकी करंट सिचुएशन को समझ सके। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर के लिए दोस्ती और फ्रेंडशिप के कंसेप्ट पर डिस्कशन करते हैं। और गाइस इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है।